नमस्कार दोस्तों। हम डिस्कशन कर रहे हैं विजन आईएएस का पीटी 365 जिसमें दिसंबर और जनवरी 2026 का जो है अपडेटेड मटेरियल जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। पहला है इसमें अरावली से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है कि सुप्रीम कोर्ट जो है उसने जो है अपना जो प्रीवियस जजमेंट था उसको स्टे कर दिया है। जजमेंट क्या था? डेफिनेशन ऑफ अरावली हिल के रेंज से संबंधित था। मतलब अरावली हिल जो है वो 4 स्टेट में जो है स्प्रेड है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन 4 स्टेट्स में जो है स्प्रेड है। तो यहाँ पर जो है बहुत सारा माइनिंग प्रोजेक्ट वगैरह होता है जिससे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और लाइवलीहुड को जो है हमेशा जो है एक चैलेंज रहता है। तो इससे रिलेटेड जो है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट का जो है इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट का भी जो है सर्वे है, सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट है। तो इसके डेफिनेशन से रिलेटेड जो इशू आता है कि हम अरावली जो है हिल रेंज किसको माने और किसको ना माने। अगर अरावली हिल रेंज मान लेते हैं तो वहाँ पर जो है चूँकि इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया हो जाता है, इन्वायरमेंटल सेंसिटिव एरिया हो जाता है, तो वहाँ पर कोई जो है प्रोजेक्ट माइनिंग वगैरह रिलेटेड जो है वो बैन हो जाता है। और डेफिनेशन में अगर मैनिपुलेशन कर देते हैं, जो अरावली हिल रेंज का जो एक्चुअल जो एरिया है उसको अगर हम डेफिनेशन में मॉडिफाई करके किसी कारण से जो उसको नॉन अरावली रेंज कर देते हैं तो वहाँ पर जो है माइनिंग की लीज वगैरह मिल जाती है। तो ये इस इश्यू के चलते जो है बहुत सारा जो है पब्लिक प्रोटेस्ट हुआ जब इसके डेफिनेशन में कुछ जो है मॉडिफाई करके और इन्वायरमेंट के जो है रूल्स वगैरह रेगुलेशन को वायलेट करके जब इसका जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था उसका बहुत प्रोटेस्ट हुआ। तो उस प्रोटेस्ट के बिहाफ पर जो है ना सुप्रीम कोर्ट ने इस अपने जजमेंट को ही स्टे लगा दिया है। बैकग्राउंड अगर इस इशू का देखा जाए तो मई 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट को कि आप जो है एक्सपर्ट पैनल जो है वो गठित कीजिए कमेटी कि वो रिकमेंड करे कि अरावली जो रेंज है उसका एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन होना चाहिए। उस डेफिनेशन के बियॉन्ड अगर कोई चीज़ें हैं तो उस पर जो है कमर्शियल एक्टिविटीज़ की जा सकती है। फिर उसके बाद जो है नवंबर 2025 में जो है एक प्रीवियस केस था टीएन गोदवर्मन तिरुमुलपद केस जो है 1995 के आधार पे सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी के रिकमेंडेशन जो एक्सेप्ट किया था यूनिफॉर्म डेफिनेशन ऑफ अरावली। और उसके बाद जो है जो फ्रेश ग्रांट जो दिया जाता है माइनिंग वगैरह ली से संबंधित उसको जो है पॉज कर दिया था। अरावली का जो रेंज से के अंतर्गत जो आता है उसके अंतर्गत जो है फ्रेश माइनिंग लीज को जो है पॉज कर दिया, रोक दिया एक तरीके से। अरावली हिल का जो डेफिनेशन निकल के आया था उसमें ये बोला गया था कि जो भी एरिया अरावली रेंज में पाया जाता है और उसका एलिवेशन 100 मीटर से ऊपर है, मतलब जो हाइट है 100 मीटर से ऊपर है। और अगर रेंज की बात की जाए, ये हिल वाला जो है एलिवेशन की बात की जाए जो 100 मीटर से ऊपर है उसको अरावली रेंज मान लिया जाएगा लैंडफॉर्म को। दूसरा जो रेंज है मतलब एक माउंटेन रेंज ये है और दूसरा जो है ये माउंटेन रेंज है। अगर ये दोनों के बीच में 500 मीटर का डिफरेंस है या उससे कम है तो इसको भी जो है अरावली के ही डेफिनेशन में लिया जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टेड गवर्नमेंट टू प्रिपेयर मैनेजमेंट प्लान फॉर द सस्टेनेबल माइनिंग ऑन द लाइंस ऑफ सरंदा माइनिंग प्लान झारखंड। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है ना मतलब जो है गवर्नमेंट को एक डायरेक्शन दिया कि आप जो है सस्टेनेबल माइनिंग प्रैक्टिस जो है उसका प्लानिंग कीजिए जैसा कि सरंडा माइनिंग झारखंड में होता है। प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से ये देखा जाए तो क्या क्या चीज़ें आई। एक तो सरंडा माइनिंग कहाँ पे है तो वो झारखंड में है। फिर अरावली के डेफिनेशन से जो है हमने निकाला कि 100 मीटर एलिवेशन और 500 मीटर का जो है डिस्टेंस अगर दो रेंज के बीच में है तो भी उसको माना जाएगा। 4 स्टेट से होकर के ये पास होता है। तो फिर दिसंबर 2025 में क्या है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है उसने जो है डायरेक्ट दिया स्टेट्स को कि जो है कम्प्लीटली बैन कर दें न्यू माइनिंग लीज अगर देते हैं तो। और एक्सेप्ट जो है क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक और एटॉमिक मिनरल्स हैं उसको छोड़ करके जो भी माइनिंग्स वगैरह होंगे उस पर जो है न्यू लीज से लेकर जो है वो चीज़ों को कंटिन्यू कम्प्लीटली जो है बैन कर दिया गया। फिर 2025 में जो है पब्लिक प्रोटेस्ट वगैरह हुआ है जिसके चलते जो है सुप्रीम कोर्ट ने कम्प्लीटली जो है वो बैन कर दिया और प्रपोज अ फ्रेश इंडिपेंडेंट रिव्यू बाय द हाई पावर्ड कमेटी को जो है वो बोला गया कि एक हाई पावर्ड कमेटी को गठित कीजिए जो इस चीज़ों को लुक आफ्टर करे। अरावली रेंज को देखा जाए तो ये इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है और इंडिया का ही नहीं वर्ल्ड का भी ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है ये जो है प्री कैम्ब्रियन पीरियड में जो है वो बना था। और ये जो है अगर देखा जाए तो हिमालय रेंज से भी पुराना बहुत ही एक मतलब पुराना जो है माउंटेन रेंज है। इसको रेसिड्यू माउंटेन भी बोला जाता है क्योंकि मतलब जो है ये इतना इरोजन हो गया, इतना पुराना माउंटेन है कि इरोड हो करके जो है अभी एक चीज जो फॉर्म में है उसमें एग्जिस्ट कर रहा है। इसका जो लोकेशन है ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में है। नॉर्थ वेस्ट मतलब इंडिया का जो ये मैप है ये तो ये वाले एरिया में है और इसका जो ओरिएंटेशन किस टाइप का है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है। साउथ वेस्ट डायरेक्शन मतलब ये जो है साउथ की तरफ और ये वेस्ट की तरफ और ये नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ ये वाला डायरेक्शन इसका एलिवेशन जो है स्थित है। एक्सपांड करता है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात 4 स्टेट से ये एक्सपांसन है। हाईएस्ट शिखर जो है इसका मतलब जो है पीक जो है वो गुरु शिखर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। रिवर कौन कौन सी ओरिजिनेट होती हैं अरावली में? इसमें वेस्ट फ्लोइंग रिवर जो पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ जो हैं उसमें लूनी और साबरमती हैं।
ईस्ट फ्लोइंग रिवर देखा जाए तो बानस नदी है, और नॉर्थ की तरफ बहने वाली नदी जो है साहिबी है। अब रिवर का डिस्कशन कर रहे हैं, तो एक नदी जो होती है, जो हमारा जो है कैंसर जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है, उससे जो है मतलब हो करके 2 बार उसको काटने वाली नदी, मतलब जो है ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारा अगर है, तो इससे जो है नदी एक बार यहाँ पे क्रॉस करती है, दूसरी बार यहाँ पे क्रॉस करने वाली कौन सी ऐसी नदी है, ये आप जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसमें मैं हिंट भी दे देता हूँ, ये जो नदी लूनी, साबरमती, बानस और साहिबी, ये नदियाँ नहीं हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को जो है 2 बार क्रॉस करने वाली जो नदी, ये आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सिग्निफिकेंस क्या है अरावली रेंज का, तो एक तरीके से ये एक जो है क्लाइमेट को रेगुलेट करता है, टेम्परेचर और क्लाइमेट जो है वो रेगुलेट करता है ये, साथ साथ जो है मानसून साइकिल को भी इन्फ्लुएंस करता है। जैसे कि जो विंड फ्लो पैटर्न है, जो अरेबियन सी का जो ब्रांच है अपना इंडियन मानसून का, उसको जो है एक तरीके से ये मॉडिफाई करता है, सॉइल को स्टेबलाइज करता है, और ख़ास करके जो पश्चिम की तरफ से जो डस्ट स्टॉर्म्स वगैरह आती हैं उसको रिड्यूस करता है। साथ साथ जो है ये बहुत बड़ा बैरियर का कार्य करता है, क्योंकि जो थार डेजर्ट है, जैसे ये हमारा अरावली रेंज है, ये अरावली रेंज है, इसके पश्चिम की तरफ जो है थार डेजर्ट है, और इसके जो है पूरब की तरफ देखा जाए तो हमारा जो है गंगेटिक प्लेन एरिया है, और ये दिल्ली है। तो ये जो है बैरियर के चलते जो है थार डेजर्ट का जो एक्सपांसन जो है ईस्टवर्ड साइड नहीं हो पाता है, और दिल्ली की तरफ जो है हमारा जो है सेफ हो जाता है, और एक खास करके जो ईस्टर्न राजस्थान है और वेस्टर्न यूपी है वो ग्रीन रह जाता है, केवल इस जो है बैरियर की वजह से। तो इस तरीके से जो है हमारे जियोग्राफिकली भी जो है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर क्रिटिकल ग्राउंड वाटर रिचार्ज जोन है, क्योंकि जो है मतलब जहाँ पे बहुत सारे इक्विफर्स जो है पाए जाते हैं, जिसके चलते एग्रीकल्चर और सेटलमेंट को ये सपोर्ट करता है। साथ साथ जो है यहाँ पे बहने वाली नदियाँ चंबल, साबरमती, लूनी जो है, ये जो है अरावली पे ही डिपेंड करती हैं। अरावली रेंज जो है कि रिच मिनरल एरिया हमारे इंडिया का है, जिसमें लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, कॉपर, जिंक और टंगस्टन अवेलेबल है। थ्रेट क्या है अरावली को, जो इलीगल माइनिंग, अर्बन एक्सपांसन, इंक्रोचमेंट और इन्वेसिव स्पीसीज से इसको जो है थ्रेटन है। अरावली के प्रोटेक्शन से संबंधित जो है कुछ इनिशिएटिव किए गए हैं, उसमें अगर देखा जाए तो मैत्री वन इनिशिएटिव, इसको लॉन्च किया गया था गुरुग्राम में। इसमें 750 एकड़ अर्बन जो है फॉरेस्ट जो है डेवलप करने की बात की गई थी अरावली इन द अरावली हिल एरिया में, जिस मतलब जो एक कैंपेन था एक पेड़ माँ के नाम, उसके अंतर्गत जो है इस कैंपेन के अंतर्गत 750 एकड़ अर्बन फॉरेस्ट में गुरुग्राम में डेवलप किया करने का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें जो है मतलब अर्बन एरिया में जो है फॉरेस्ट लगाया जाएगा। फिर अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, मतलब जो अरावली रेंज जो है उसके 5 किलोमीटर के बफर एरिया में जो है प्लांटेशन वगैरह की बात की गई थी 5 किलोमीटर तक। तो ये जो है 4 जो स्टेट्स हैं जहाँ अरावली रेंज है उसमें ये प्रोजेक्ट चलेगा, अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट। फिर MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस को देखा जाए तो ये सीरीज ऑफ जजमेंट है अरावली से रिलेटेड, कि जो जो चीज़ें अरावली में होनी चाहिए थी और सुप्रीम कोर्ट ने क्या चीज़ एक्नॉलेज किया और गवर्नमेंट को क्या इंस्ट्रक्शन दिया, ये सब चीज़ें जो हमको मिलती हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016, जो कि 2026 सॉरी। तो ये अपडेट होकर के आया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया है नया रूल, जो कि प्रीवियस जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 था उसको सुपरसीड कर रहा है, मतलब उसके ऊपर जो है इसको लागू किया गया है, एक तरीके से इसको जो है बंद कर दिया गया है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 को अगर देखा जाए तो इसको नोटिफाई किया गया है अंडर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के अंतर्गत जो है इसको नोटिफाई किया गया है, और ये इफेक्टिवली हो जाएगा 1 अप्रैल 2026 से। इसमें जो है 2 चीज़ों को इंटीग्रेट किया गया है। पहला एक जो सर्कुलर इकोनॉमी होता है, सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब जैसे कोई चीज़ यूज हो रहा है कोई चीज़, फिर उसका जो है कुछ मतलब जो है अपना लाइफ स्पान पूरा करने के बाद क्या है, अगर हम उसको वेस्ट करते हैं तो कोशिश किया जाएगा कि इसको हम एक तरीके से रिसाइकिल करें, रिफर्बिश करें, रीयूज करें, और फिर जो है मतलब सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब जो है यही हुआ कि फिर से उसको जो है यूज के लायक बना देना, ताकि वेस्टेज जो है कम हो, मिनिमाइज हो। उसी मटेरियल का जो है मतलब वेस्ट मटेरियल को ही एक तरीके से रॉ मटेरियल के रूप में यूज करके फिर से जो है यूज के लायक बना देना। और फिर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई प्रोडक्ट जो बनाया गया है और यूजर के यूज़ करने के बाद अगर वो वेस्ट में कन्वर्ट हो गया है तो उस वेस्ट को जो है डिस्पोज करने की जिम्मेदारी भी जो है प्रोड्यूसर की है। मतलब जो प्रोड्यूसर जो है जिसने उस प्रोडक्ट को जनरेट किया, यूजफुल हो जाने के बाद उसको जो है डिस्पोज करने की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी को है। तो ये इसको एक्सटेंड किया गया है, तो इसी को बोला जाता है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए कि अगर कोई बैटरी है,
और बैटरी की कोई कंपनी है, मान लीजिए ल्यूमिनस की बैटरी आती है, तो ल्यूमिनस की बैटरी प्रोड्यूस हुई, कंज्यूमर ने खरीदा, बाद में बैटरी ने 5 साल चाहे 10 साल 8 साल जो भी है अपना लाइफ स्पान पूरा कर लिया। पूरा करने के बाद जब हम उस बैटरी को बेचते हैं तो उस बैटरी को वापस खरीदने की जिम्मेदारी भी ल्यूमिनस कंपनी की ही होगी। खरीदने की जिम्मेदारी ये है कि अब इसको डिस्काउंट रेट पे जो है, चाहे कुछ अच्छे रेट पे जो है, ल्यूमिनस वापस उसको खरीदता है, फिर उसको रिसाइकिल करके दोबारा जो है फ्रेश मार्केट में जो है उसको फिर से जो है लॉन्च करता है। इसमें जो है अगर जो वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जो लॉसेस होना था उसके होने के बाद जो यूजफुल चीज़ों को लेकर के रिसाइकलिंग ही इसका जिम्मेदारी होता है। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें हो गई, एक तो सर्कुलर इकोनॉमी भी हो गई और एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर से रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हो गई। तो इस चीज़ को जो है इंटीग्रेट किया गया है नए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 में। दूसरा इसमें और बातें ये की गई हैं कि जो 4 स्ट्रीम सेग्रीगेशन होता है जो सॉलिड वेस्ट का सेग्रीगेशन इन द सेंस कि देखिए अगर हाउस होल्ड से जो वेस्ट निकलता है वो किस फॉर्म में निकलता है। एक तो वेट वेस्ट होता है, दूसरा ड्राई वेस्ट होता है, तीसरा सैनिटरी वेस्ट होता है और चौथा जो स्पेशल केयर वेस्ट होता है हजार्डस टाइप के, वो 4 वेस्ट। तो इनको जो है 4 स्ट्रीम में सेग्रीगेट करना है, मतलब एक तरीके से सेपरेट करना है। वेट जो वेस्ट है ड्राई वेस्ट से न मिले, ड्राई वेस्ट सैनिटरी वेस्ट से न मिले, मतलब सबको अलग अलग, देखिए नेचर ऑफ जो वेस्ट है उसका अलग अलग हो जाता है। तो सेग्रीगेट करने से फ़ायदा ये होता है कि उसका जो है प्रोसेसिंग करना, डिस्पोज करना, रिसाइकलिंग करना जो है वो ईजी हो जाता है। फिर इसमें बल्क वेस्ट जनरेटर की भी बात की गई है, उसको डिफाइन किया गया है। जैसे एक बल्क वेस्ट जनरेटर मतलब जो है लार्ज अमाउंट में जो वेस्ट जनरेट करने वाली कोई इंटिटी है, हो सकता है कि वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, लोकल बॉडीज़ हो, रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ वगैरह हो, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को इसमें तय किया गया है। डेफिनेशन में जैसे अब बल्क जनरेटर का मतलब जैसे मान लीजिए 50,000 स्क्वायर फीट से ज़्यादा की अगर कोई लैंड है, कोई इंडस्ट्री है, तो उसको इस कैटेगरी में रखा गया है। तो इनको ये जिम्मेदारी दी गई है कि इंश्योर इन्वायरमेंटल साउंड वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड प्रोसेसिंग। जिम्मेदारी तो इनकी यही है कि इन हाउस मतलब जिस जगह से वेस्ट जनरेट हो रहा है वहीं पर जो है उनको जो है अपने वेस्ट को मतलब डिस्पोज कर देना है। क्या है प्रोसेस वेस्ट ऑन साइट, मतलब जिस साइट से जनरेट हो रहा है उसी साइट पे ही उनके वेस्ट को डिस्पोज करना है जहाँ तक कि संभव हो। या नहीं कर पा रहे हैं तो क्या इनको ऑब्टेन करना है, एक एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सर्टिफिकेट होगा, उसको जो है इनको एक्वायर करना होगा, ऑब्टेन करना होगा। फिर एक्सटेंडेड बल्क वेस्ट जनरेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रेमवर्क जो है होल्ड कि BWG अकाउंटेबल फॉर सॉलिड जनरेटर बाई देम, मतलब जो है ये जो बल्क वेस्ट जनरेटर है तो वो मतलब उसको सेल परचेस करके जो है उस तरीके से अकाउंटेबिलिटी उनकी तय होगी। फिर सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन पोर्टल जो है वो बनाया गया है, इससे जितने भी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो भी मतलब जो है स्टेजेस हैं उसको ट्रैक करने के लिए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन, ऑथराइजेशन, ऑडिट ऑफ वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटी, तो ये सब चीज़ें हमको सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पे दिखेंगी। फिर जो है रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल जो है, जैसे इंडस्ट्री जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ होती हैं उनको जो है फ्यूल वगैरह के रूप में जो वेस्ट वगैरह से जनरेट होने वाले फ्यूल हैं, तो वो सब चीज़ों को यूज़ करने के लिए जो है एक मैंडेट दिया हुआ है, जिसमें जैसे कि श्रेडिंग एंड डिहाइड्रेशन के बाद, जैसे जो वेस्ट वगैरह होते हैं तो उनको श्रेडिंग और डिहाइड्रेशन के बाद जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट वगैरह होते हैं इसमें हाई कैलोरीफिक वैल्यू जो है वो बच जाता है, जो कि नॉन रिसाइकेबल प्लास्टिक, पेपर, टेक्सटाइल होता है, तो जो है उस सबको जो है मतलब उससे संबंधित जो है गाइडलाइंस दिया गया है। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑन द लैंडफिल, अब लैंडफिल जैसे जो वेस्ट वगैरह होते हैं उसको लैंडफिल किया जाता है। तो लैंडफिल करने से क्या होता है कि जो वेस्ट है, अगर हजार्डस वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, मेडिकल वेस्ट है, तो वो क्या है कि अंडरग्राउंड वाटर को पॉल्यूशन करता है, सॉइल को पॉल्यूशन करता है। तो उससे संबंधित रिस्ट्रिक्शन जो है वो दिया गया है कि मैंडेटरी एनुअल ऑडिट होना चाहिए, जो लैंडफिल वगैरह साइट्स हैं, मैपिंग है, असेसमेंट है, उन सब चीज़ों का, ऑफ ऑल लीगेसी वेस्ट डंप साइट एंड प्रोवाइड बायो माइनिंग और बायो रिमेडियन। फिर लैंडफिल हैव बीन स्ट्रिक्टली रिस्ट्रिक्टेड टू नॉन रिसाइकलेबल, नॉन एनर्जी रिकवरेबल वेस्ट एंड इनर्ट मटेरियल, मतलब जो लैंडफिल साइट होगा एक तो इनर्ट मटेरियल ही जो है लैंडफिल में जा सकता है, मतलब जो किसी चीज़ों से रिएक्ट ना करे, तो रिएक्ट करने के बाद जो अगर रिएक्ट करता है तो ज़्यादा नुकसान है। फिर नॉन एनर्जी रिकवरेबल वेस्ट का मतलब ये हो गया कि जिससे हम एनर्जी को रिकवर नहीं कर सकते हैं। अगर कोई वेस्ट ऐसा है कि हम उसको रिसाइकल करके एनर्जी के लिए यूजफुल बना दें तो हम उसको लैंडफिल में नहीं डालेंगे। अगर जिस चीज़ को नॉन मतलब रिसाइकल नहीं कर सकते हैं तो भी, अगर नॉन रिसाइकल वाला प्रोडक्ट है तभी उसको लैंडफिल में डाले जाएंगे, अगर रिसाइकलेबल है तो उसको हम यूज कर सकते हैं। फिर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में हिल एरिया और आइलैंड में क्या दिया हुआ है, उसमें लोकल बॉडीज़ को पावर दिया गया है कि वो जो है जो फीस चाहे लेविस वगैरह जो है जो टूरिस्ट वगैरह पे आते हैं उन पे जो है वो इम्पोज कर सकते हैं। फिर इन्वायरमेंटल कंपनसेशन की बात की गई है कि जो पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल का मतलब जो पॉल्यूशन कर रहा है उसको ही पॉल्यूशन से रिलेटेड जो है पेनल्टीज वगैरह जो है उसको पे करना है। तो इस चीज़ को भी जो है मतलब अगर नॉन कंप्लायंस होता है तो भी इसको लागू करने की बात इसमें की गई है। तो ये हुआ 2026 का जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है वो उसके बारे में हमने डिस्कशन किया। इसके पहले भी जो है इंडिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बहुत सारे जो है एग्जिस्टिंग रूल और फ्रेमवर्क चलते थे।
अगर स्टेटिस्टिक्स देखा जाए इंडिया में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, तो 55 से 60% जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं इंडिया में जनरेट होते हैं, और उसमें से 15 से 20% ही जो है रिसाइकलेबल हैं, और 15 से 25% जो हजार्डस और नॉन रिसाइकलेबल वेस्ट के रूप में आते हैं। इंडिया में जितने वेस्ट जनरेट होते हैं उसमें से केवल 60 to 70% वेस्ट जो है वो कलेक्ट किया जाता है, और उनमें से जो कलेक्शन होता है उसमें से केवल 15 से 20% का ही प्रोसेसिंग हो पाता है। 60% ऑफ टोटल वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम द अर्बन एरिया। अर्बन एरिया जो है सबसे बड़ा जो है वेस्ट का जनरेटर है इंडिया में, 60% जो है वेस्ट जनरेट होता है। और माइंडेड कि हमारा जो है पॉपुलेशन जो है 31% जो है सेंसस 2011 के हिसाब से 31% जो है हमारा पॉपुलेशन अर्बन एरिया में आता है। तो ये अर्बन एरिया जो 31% है वो 60% वेस्ट जो है वो जनरेट करता है एज़ कम्पेयर देन रूरल एरिया। फिर 2.5% शेयर ऑफ द वेस्ट सेक्टर इन इंडिया टोटल एमिशन इन 2020, मतलब 2020 में टोटल जो एमिशन हुआ ग्रीन हाउस गैसेस वगैरह का, उसमें वेस्ट सेक्टर जो है वो 2.56% जो है कंट्रीब्यूट करता है। ये इंडिया का जो फोर्थ बाइएनियल अपडेटेड रिपोर्ट बोलता है। एग्जिस्टिंग रूल चल रहा था हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 से संबंधित आया था। और उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 आया था, जो कि इन्वायरमेंटल कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2025 अब जो है कंटिन्यू जो है उसके अंदर सब्सिड हो गया है हमारा SWM 2026 के अंतर्गत। फिर बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 चल रहा था। ये सब जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 के अंतर्गत जो है सब्सिड हो गया है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट, मतलब जो है ग्राउंड वाटर का जो रिसोर्स है उसके असेसमेंट से संबंधित जो है रिपोर्ट आया है उसको हम डिस्कशन करेंगे। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड एंड यूनियन स्टेट और यूनियन टेरिटरी जॉइंटली जो है पब्लिश की है एक रिपोर्ट, नेशनल कंपाइलेशन ऑफ द डायनामिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स ऑफ इंडिया 2025। ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉयटेशन से संबंधित जो है ये डाटा जो दिया गया है, कैटेगरी और डिफिनेशन और कितना जो है एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की जो कैटेगरी में का डिफिनेशन ये है कि जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन का लिमिट जो है वो जितना रिप्लेनिश हो रहा है, मतलब जितना हमारा ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो रहा है उससे एक्सीड करता है अगर ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन, तो इसको हम बोलेंगे ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ये जो है 10.8% अभी जो है एक्सप्लॉयटेशन हमारा, जितना भी हम ग्राउंड वाटर एक्सप्लोर करते हैं उसका 10.8% जो है हमारा ओवर एक्सप्लॉयटेड है। 2017 में ये 17.24% था, मतलब अभी जो है ये डिक्लाइन हो रहा है, घट रहा है, मतलब ओवर एक्सप्लॉयटेशन जो है हम रिड्यूस कर रहे हैं, फिर भी जो है ये 10.8% ज़्यादा है। फिर जो है क्रिटिकल एक्सप्लॉयटेशन क्या है, तो उसमें जो है अगर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है 90 से 100% ऑफ द एनुअल एक्सट्रैक्टेबल रिसोर्स अवेलेबल, मतलब जो है 90 से 100% तक जो है जितना हम रिचार्ज कर रहे हैं और उतना ही जो है अगर हम एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं तो इसको हम बोलेंगे क्रिटिकल है, इसको ही हमको रिड्यूस करना है, वो हमारा 2.97% है। सेमी क्रिटिकल की बात की जाए तो जितना हमारा रिचार्ज होता है उसका 70 से 90% जो है हम एक्सट्रैक्ट कर ले रहे हैं, तो वो जो है हमारा सेमी क्रिटिकल एक्सप्लॉयटेशन कैटेगरी आ गया, 11.2% होता है ये। सेफ जोन किसको माना गया है कि अगर जितना भी हमारा जो है ग्राउंड वाटर रिप्लेनिश हो रहा है, रिचार्ज हो रहा है, उसका 70% और उससे कम अगर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये जो है सेफ एक्सप्लॉयटेशन माना जाएगा। इतना ये जो हमारा 73.2% है। पहले जो है 2017 वाला जो डाटा था हमारा उसके अंतर्गत 62.6% था, मतलब इसमें हमारा इंप्रूवमेंट हुआ है। सेफ कैटेगरी वाला जो एक्सप्लॉयटेशन हम जो है इंप्रूवमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। सलाइन वाटर का जो डेटा ये बोलता है कि जो ब्रेकिस और सलाइन वाटर ग्राउंड वाटर होता है जो कि मोस्टली जो है अनफिट होता है मोस्ट ऑफ द यूजेस के लिए, जैसे खास करके ड्रिंकिंग वगैरह के लिए, तो वो जो है 1.8% जो है वो ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन होता है उसमें। 25% और उससे ऊपर का जो एक्सप्लॉयटेशन है उसको ओवर एक्सप्लॉयटेड क्रिटिकल और सेमी क्रिटिकल की कैटेगरी में रखा गया है। तो ऐसे स्टेट्स जो इसमें इस कैटेगरी में आते हैं उसमें हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी ऐसे आते हैं जो कि मतलब जितना ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है उसके रेशियो में जो है ज़्यादा जो है एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। और भी जो है की हाइलाइट्स वगैरह किया गया है इस रिपोर्ट के अंतर्गत। तो 2024 से कंपेरिजन किया जाएगा तो टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज, एनुअल एक्सट्रैक्टेबल ग्राउंड वाटर रिसोर्स और टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन ये जो है इंक्रीज हुआ है मार्जिनली 2025 में। फिर सेफ ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है वो इम्प्रूव हुआ है 60.63% जो है वो इंक्रीज हुआ है। फिर सेफ ऑफ ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन जो है ये मेजर करता है कि हाउ मच ग्राउंड वाटर वी आर यूजिंग कंपेयर टू हाउ मच इज नेचुरली पुट बैक, मतलब जितना रिप्लेनिश हो जाता है उसके कंपेरिजन में हम कितना यूज करते हैं, वो हमारा सेफ जो है वाटर का जो है मतलब जो है थ्रेशोल्ड है, डेफिनेशन है। जैसा कि इसमें दिया गया था कि लेस देन 70% अगर हम यूज़ करते हैं तो वो जो है सेफ माना जाएगा। ग्राउंड वाटर का जो है रिसेंट जो है हमारा करंट सिनेरियो इसका देखा जाए तो इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर कंज्यूमर है, मतलब सबसे ज़्यादा एक्सप्लोरर है, विच 25% ऑफ द टोटल ग्लोबल एक्सट्रैक्शन, मतलब जितना भी वर्ल्ड में एक्सट्रैक्शन होता है ग्राउंड वाटर का 25% जो है इंडिया में ही होता है।
अगर सेक्टोरल यूज की बात की जाए सेक्टर स्पेसिफिक में, तो ग्राउंड वाटर जो है हमारे जितने भी इरिगेशन नीड्स है उसका 64% जो है वो ग्राउंड वाटर से मिलता है। फिर जितना भी रूरल ड्रिंकिंग वाटर है उसका 85% जो है वो ग्राउंड वाटर ही हमारा देता है। और साथ साथ जो अर्बन वाटर नीड्स होता है उसका भी 50% जो है वो ग्राउंड वाटर से ही हमको मिलता है। फिर 87% ऑफ द ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्टेड इज़ यूज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर। और जितना भी ग्राउंड वाटर जो एक्सट्रैक्ट होता है उसका 87% जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में यूज होता है और 11% जो है वो डोमेस्टिक सेक्टर में यूज होता है। ये एनुअल ग्राउंड वाटर रिपोर्ट 2024 के हिसाब से ये आंकड़ा देता है। ग्राउंड वाटर का एक्सेस एक्सप्लॉयटेशन और जो हमारा एक्सेस फर्टिलाइजर वगैरह के यूज करने से जो है स्पेसिफिक स्टेट्स में जो है अलग अलग टाइप के पॉल्यूटेंट्स जो है वो कंटेमिनेटेड करते हैं ग्राउंड वाटर को। उससे रिलेटेड कंसर्न क्या है कि नाइट्रेट जो पॉल्यूशन है वो राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में जो है वो ज़्यादा फैला है नाइट्रेट कंसनट्रेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर। और नाइट्रेट से क्या होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम वगैरह होता है। फिर फ्लोरोसिस जो फ्लोराइड वगैरह के जो है कंटेमिनेशन से होता है वो पाया जाता है हरियाणा और कर्नाटका में। आर्सेनिक जो कंटेमिनेशन है ग्राउंड वाटर में वो पाया जाता है फ्लड प्लेन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर में। यूरेनियम का जो पॉल्यूशन है अंडर द ग्राउंड वाटर वो राजस्थान और पंजाब में स्थित है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड को अगर देखा जाए, ये एक इंस्टीट्यूशन ऐसा है कि इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1970 में बाय रीनेमिंग द एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब इसके पहले जो नाम हुआ करता था एक्सप्लोरेटरी ट्यूबवेल ऑर्गेनाइजेशन, 1970 में इसका नाम रख करके सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड रख दिया गया। मिनिस्ट्री कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके अंतर्गत, तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ये जो है रिस्पॉन्सिबल है, ये डील करता है ग्राउंड वाटर और रिलेटेड इशू से। रोल इसका सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का मैनेजमेंट, एक्सप्लोरेशन, मॉनिटरिंग, रेगुलेशन ऑफ द ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री। मतलब देश के जो है ग्राउंड वाटर का मैनेजमेंट, एक्सप्लोरेशन, मॉनिटरिंग इसी के द्वारा किया जाता है। इट आल्सो डिस्चार्ज द फंक्शन ऑफ सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी एस्टेब्लिश अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी का भी यही कार्य करता है कौन, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। तो ये हुआ वाटर अंडरग्राउंड वाटर जो है उससे रिलेटेड हमारा डाटा स्टेटिस्टिक्स और क्या मतलब रिपोर्ट हमारा 2025 का बोलता है। नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फॉर द फूड एंड एग्रीकल्चर, ITP-GRFA। इसका 11th जो है गवर्निंग बॉडी का समिट हुआ है कहाँ पे, लीमा, पेरू। याद कर लीजिए पेरू जो है एक कोस्टल एरिया है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, इसका कैपिटल है लीमा। इस इंस्टीट्यूशन के बारे में देखा जाए, इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज फूड एंड एग्रीकल्चर, तो ये जो है इसको अडॉप्ट किया गया था FAO कॉन्फ्रेंस 2001 में। FAO क्या है, यूनाइटेड नेशन का जो है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है। ये 2001 में इसको अडॉप्ट किया गया था और फोर्स में कब आया, 2004 में। नेचर क्या है इसका, ये फर्स्ट लीगल बाइंडिंग ट्रीटी है क्रॉप जेनेटिक डाइवर्सिटी से रिलेटेड। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि क्रॉप जो डाइवर्सिटी है उसको प्रमोट करना, कंजर्व करना डाइवर्सिटी को, सस्टेनेबल यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज, जो जेनेटिक रिसोर्स है उसका सस्टेनेबल यूज करना, साथ साथ फेयर एंड इक्विटेबल बेनिफिट शेयरिंग। तो इसका की ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेंबरशिप कितने हैं, तो 154 कंट्री इसके मेंबर हैं प्लस यूरोपियन यूनियन, इंडिया भी इसका मेंबर है। तो ये जो 11th सेशन हुआ इसमें जो है कुछ की आउटकम्स निकल के आए खास करके, लेकिन इस न्यूज़ में इसलिए था कि ये जो है बहुत सारा जो टॉक्स था, बहुत सारा जो एग्रीमेंट होना चाहिए था वो फेल हो गया, वो एग्रीमेंट बन नहीं पाया। तो फेल ऑन टॉक्स ऑन इन्हेंसमेंट ऑफ द मल्टीलेटरल सिस्टम फॉर फंक्शनिंग ऑफ एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। मतलब जो है क्रॉप डाइवर्सिटी से संबंधित जो फेयर, इक्विटेबल और बेनिफिट शेयरिंग वगैरह होने वाला था जो एग्रीमेंट, वो जो है वो उस पर जो है बात नहीं बन पाई। फिर जो मल्टीलेटरल जो सिस्टम है वो क्या बोलता है कि शेयरिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज फ्रॉम द 35 मेजर फूड क्रॉप्स एंड 29 फोराजेस, तो इनसे जो है जेनेटिक रिसोर्सेज को जो है उसको शेयर करने की बात इसमें की गई है। फिर दे मेक अप अबाउट 80% ऑफ वर्ल्ड्स प्लांट बेस्ड डाइट डिस्क्राइब्ड इन अनेक्सर 1 ऑफ द ट्रीटी। तो इस ट्रीटी के अनेक्सर 1 में जो है ये जो प्लांट हैं इनका मेंशन किया हुआ है, जो कि वर्ल्ड की 80% जो है प्लांट बेस्ड जो डाइट्स है उसको कवर अप करती हैं सब। और जो भी कंट्री जो है इस एग्रीमेंट को एडॉप्ट किया हुआ है तो उसको जो है मैंडेटरी है कि जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ दिस क्रॉप्स को मेंटेन करे। जो भी ये जो क्रॉप का एग्रीमेंट हुआ है उसका जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करे, और पर्टिकुलरली फ्रॉम द जीन बैंक्स, जो पब्लिक जीन बैंक होते हैं उसके थ्रू जो है जेनेटिक डाइवर्सिटी को मेंटेन करना है, जो कि सभी मेंबर्स के लिए अवेलेबल होते हैं थ्रू द मल्टीलेटरल सिस्टम।
जब 11th जो सेशन हुआ था गवर्निंग बॉडी का, उसमें कुछ कंप्रोमाइज्ड प्रपोजल जो है वो लॉन्च किए गए। कंप्रोमाइज इन सेंस जो है टॉक था एक्चुअली में फेल हो गया, तो कंप्रोमाइज प्रपोजल के रूप में जो है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड मटेरियल ट्रांसफ़र एग्रीमेंट जो है वो अडॉप्ट किया गया, और विथ डिसीजन ऑन एडिक्वेट पेमेंट रेट्स, मतलब एडिक्वेट पेमेंट रेट मतलब पेमेंट की बात की गई, जो जेनेटिकल रिसोर्स से संबंधित जो सीड्स वगैरह होते हैं डाइवर्सिटी के लिए जो हमको मतलब जो है रिसोर्स परचेस करना है, तो उसका जो है एडुकेट पेमेंट सिस्टम की बात की गई। और साथ साथ जो है ये भी बोला गया कि जो हम मैंडेट यहाँ पे मतलब 11th सेशन में करने वाले थे, जो एग्रीमेंट होने वाला था, उसको नेक्स्ट जो है गवर्निंग बॉडी का जो 12वां जो सेशन होगा उसमें हम इसको अप्रूवल करेंगे। साथ साथ जो है SMTA जो है वो रेगुलेट क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज जो मटेरियल है और उसका मिसयूज प्रिवेंट करता है, और साथ साथ फेयरली एंड इक्विटेबली जो है शेयरिंग कमर्शियल बेनिफिट जो है इसको जो है एक तरीके से ये प्रमोट करता है। तो ये हुआ हमारा जो इंटरनेशनल ट्रीटी जो है प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज से संबंधित, फूड और एग्रीकल्चर से संबंधित। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001। क्या हुआ है कि सिल्वर जुबली सेलिब्रेट किया जा रहा है इस एक्ट का, 2026 में 25 साल हो गया है इसको। तो ये प्लांट वैरायटीज़ और जो है सीड्स वगैरह फार्मर्स राइट्स वगैरह के प्रोटेक्शन संबंधित जो है इस एक्ट को हम देख लेते हैं। ये एक्ट को इनेक्ट किया गया था क्या करने के लिए, जो ट्रिप्स है ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल राइट्स जो होता है सीड्स वगैरह से संबंधित, तो उसको इन्फोर्स करने के लिए इंडिया में WTO के तहत जो है इसको जो है इनेक्ट किया गया था इंडिया में। ट्रिप्स एग्रीमेंट जो है वो मेंबर्स जो कंट्रीज़ हैं उनको ऑफर करता है चॉइस टू प्रोटेक्ट प्लांट वैरायटीज़, मतलब जो प्लांट वैरायटीज़ वगैरह होते हैं सीड्स वगैरह होते हैं उसको जो है प्रोटेक्ट करने का चॉइस देता है। एंड इफेक्टिव स्वी जनरेसिस, मतलब एक तो पेटेंटेड होता है और दूसरा एक स्वी जनरेसिस सिस्टम होता है, या फिर दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, पेटेंट बेस और स्वी जनरेसिस बेसिस। दो तीन चीज़ें होगी, एक तो पेटेंट बेस्ड जो है प्लांट प्रोटेक्शन होगा, दूसरा होगा स्वी जनरेसिस बेस्ड जो है प्लांट प्रोटेक्शन होगा, तीसरा जो है दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाता है। इंडिया ने ऑप्ट किया क्या, स्वी जनरेसिस जो है इंडिया ने जो प्लांट वैरायटीज़ वगैरह है उसको पेटेंट देने जो ग्रांट देने के लिए वो मना कर दिया कि हम जो है ग्रांट पेटेंट नहीं देंगे। इसके जगह पे क्या चूज़ किया इंडिया ने, टू सेफ गार्ड द प्लांट वैरायटीज़ थ्रू द स्वी जनरेसिस सिस्टम। तो स्वी जनरेसिस सिस्टम क्या होता है, ये एक टाइप का यूनिक सिस्टम है। तो स्वी जनरेसिस सिस्टम रिफर्स टू द कस्टमाइज्ड, मतलब कस्टमाइज इन द सेंस जो प्लांट वैरायटीज़ वगैरह होंगी तो डिपेंड करेगा कौन से प्लांट वैरायटीज़ है उसके हिसाब से डिसीजन लिया जाएगा। यूनिक लीगल फ्रेमवर्क डिजाइन टू प्रोटेक्ट समथिंग दैट डज नॉट फिट नीटली इनटू एग्जिस्टिंग कैटेगरी, मतलब जो मतलब न्यू कैटेगरी जो है वो किसी एग्जिस्टिंग कैटेगरी में फिट नहीं बैठती है, और स्पेशली इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की कैटेगरी में अगर फिट नहीं बैठती है तो उसको जो है इंडिया स्वी जनरेसिस में डाल दिया है, ताकि जो है फार्मर्स जो है का वो प्रोटेक्शन रहे। ऐसा ना हो कि पेटेंट को लगा करके जो है जो मल्टीनेशनल कंपनियां होती हैं वो मिसयूज करें कानून का, और जो प्लांट वैराइटीज सीड्स वगैरह जो है वो हाई रेट में मिले, और जो इंडिजीनियस वैराइटीज़ वगैरह जो है वो लैप्स कर जाए। तो जब पेटेंट नहीं देता है आदमी तो एक तरीके से जो है सिमिलरिटी हो जाती है, जो इंडिजीनियस प्लांट वैराइटीज़ हो जाती हैं और जो रिसर्च वगैरह के थ्रू जो हाइब्रिड्स वगैरह हो जाती हैं, तो वो एक तरीके से थोड़ा सा सिमिलरिटी आ जाता है, पैरेललिज्म आ जाता है उसमें। तो इंडिया ने अपने फार्मर्स के प्रोटेक्शन से संबंधित और प्लांट की डाइवर्सिटी से संबंधित जो है चीज़ों को मतलब जो है बचाए रखने के लिए स्वी जनरेसिस सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया गया था अंडर द WTO प्लांट वैरायटी से संबंधित जो है। ऑब्जेक्टिव क्या था इसका, जो हमारा ये कानून है प्लांट वैरायटीज़ की प्रोटेक्शन से संबंधित, टू एस्टेब्लिश एन इफेक्टिव सिस्टम फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटीज़ राइट्स ऑफ द फार्मर्स एंड प्लांट ब्रीडर्स, मतलब जो है एक तो प्लांट वैरायटीज़ को भी प्रोटेक्ट करना है, फार्मर्स के राइट को भी प्रोटेक्ट करना है, और जो प्लांट के जो ब्रीडर्स होते हैं जो डेवलपर्स वगैरह होते हैं उनको भी देखना है, और साथ साथ जो है इंकरेज करना है कि डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू प्लांट वैरायटी। देखिए अगर टोटली जो है ब्लैंकेट बैन हो जाएगा तो न्यू प्लांट वैरायटीज़ जो है वो डेवलप होने के लिए नहीं हो पाएंगे, डिसइंसेंटिवाइज हो जाएगा। तो उसको भी जो है हमको देखने मतलब उसको भी इंकरेज करना है, प्लांट ब्रीडर्स को भी देखना है, फार्मर्स को भी देखना है, वैरायटीज़ को भी देखना है। तो उसके तहत जो है इंडिया ने स्वी जनरेसिस सिस्टम को अडॉप्ट किया था, और ये जो है कन्फर्मेबिलिटी करता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ न्यू वैरायटीज़ ऑफ द प्लांट, जो कि 1978 में जो है इस्टेब्लिश किया गया था। एंड आल्सो प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक सेक्टर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूशन एंड फार्मर्स, तो जो फार्मर्स है उनका इंडिजीनियस जो वैरायटीज़ है सीड्स है और पब्लिक सेक्टर ब्रीडिंग इंस्टीट्यूशन है, तो उनके भी इंटरेस्ट को ये प्रोटेक्ट करता है। की प्रोविजन क्या है इस एक्ट में, तो इस एक्ट के अंतर्गत जो एलिजिबिलिटी फॉर द रजिस्ट्रेशन, मतलब जो है नया प्लांट वैरायटी का कैसे रजिस्ट्रेशन होगा, तो द वैरायटी इज एलिजिबिलिटी फॉर द रजिस्ट्रेशन इफ इट एसेंशियली फुलफिल द क्राइटेरिया ऑफ द डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिफॉर्मिटी एंड स्टेबिलिटी। मतलब ये तीन चीज़ें, मतलब जो है वैरायटीज़ जो है प्लांट वैरायटीज़ वो डिस्टिंक्टिव हो, मतलब जो है पिछला कोई वैरायटीज़ है उससे थोड़ा सा जो है डिफरेंट हो, यूनिफॉर्म हो और स्टेबल हो, तो उसको जो है न्यू रजिस्ट्रेशन के रूप में जो है मान्यता दी जाएगी।
फिर इसमें जो है राइट्स जो है अलग अलग दिए गए हैं। जो ब्रीडर्स होगा, जो डेवलप करेगा प्लांट वैराइटीज़ को, उसको क्या राइट दिया गया है, तो उसको एक्सक्लूसिव राइट है कि वो प्रोड्यूस करे, सेल करे, मार्केट करे, डिस्ट्रीब्यूट करे, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है प्रोटेक्ट किया गया है प्लांट वैराइटी से संबंधित। जो ब्रीडर्स है, जो डेवलपर है, पेटेंट नहीं दिया गया है, लेकिन जो उसको सोल राइट दिया गया है। फिर दूसरा जो है रिसर्च जो है राइट, जो मतलब जो है ये तो देखिए ब्रीडर है, इसने फंड दिया रिसर्चर को, तो रिसर्चर क्या करेगा वहाँ पे, जो डेवलप करेगा, तो वो जो एग्जिस्टिंग जो वैराइटीज़ है उससे कुछ ट्रेड्स जो है वो इंपोर्ट कर सकता है, उससे ट्रेड्स को लेकर के नया प्लांट वैरायटी में इंड्यूस करके उसको नया वैरायटी बनाता है फॉर द पर्पज ऑफ डेवलपिंग अनदर वैरायटी। ये किया जा सकता है, उसको ये राइट दिया गया है। मतलब जो है एकदम पूरा एकदम नया वैराइटीज़ नहीं, मतलब एक कोई एक्स है, एक्स से मिला करके वाई को करके वो जिसने जो है जेड बना दिया, तो ये जो है ये चीज़ें जो है उसको अलाउ किया गया है, ये राइट्स दिया गया है। लेकिन क्या है कि रिपीटेटिवली जो है ना, मतलब जो है अगर यूज करते हैं इस चीज़ को, तो प्रियर परमिशन चाहिए, जो रजिस्टर्ड ब्रीडर होंगे और उसके ब्रीड को अगर ये एक तरीके से जो है मिक्सअप कर रहे हैं, तो उससे जो है परमिशन चाहिए। फार्मर्स को क्या राइट दिए गए हैं इस एक्ट के तहत, तो फार्मर्स जो है वो इंटाइटल्ड हैं रजिस्ट्रेशन ऑफ द न्यू वैरायटी। अगर फार्मर्स अपने लैंड फॉर्म पे न्यू वैराइटीज अगर डेवलप करते हैं तो वो रजिस्टर कर सकते हैं, और साथ साथ जो प्रोटेक्शन इन लाइक मैनर एज ए ब्रीडर ऑफ द वैरायटी, और उनको जो है वही प्रोटेक्शन मिलेगा जो लाइक ब्रीडर होते हैं, जो उसी टाइप के जो ब्रीडर होते हैं, जो प्रोटेक्शन मिलता है वही सेम प्रोटेक्शन जो है फार्मर्स को मिलेगा। फार्मर्स वैरायटी को रजिस्ट्रेशन और एक्सटेंट वैरायटी के रूप में जो रजिस्ट्रेशन का जो है फ़ायदा भी मिलना है, और फार्मर्स आर एलिजिबल फॉर द रिकॉग्नाइजेशन एंड रिवॉर्ड फॉर द कंजर्वेशन ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। और जो फार्मर्स जो है उन प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज के कंजर्वेशन अगर करते हैं तो उनको रिकॉग्नाइजेशन और रिवार्ड भी मिलेगा फॉर द लैंड रेसेस एंड वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ द इकोनॉमिक प्लांटेड। लेकिन अगर जो फार्मर्स जो प्लांट वैराइटीज़ डेवलप करते हैं अगर उनके थ्रू, तो वो जो है सेल नॉट बी इंटाइटल्ड टू सेल एज ए ब्रांडेड सीड्स। जो फार्मर्स सीड्स होगा उनको जो है अपने सीड्स को ब्रांडेड सीड्स के रूप में सेल करने का परमिशन नहीं है, ठीक है। फॉर वैरायटी ऑफ प्रोटेक्टेड अंडर दिस एक्ट, जो मतलब खास करके वो सीड्स जो कि प्रोटेक्टेड हैं इस एक्ट के तहत, तो जो प्रोटेक्टेड सीड है उनको जो है अगर फार्मर्स सेल करते हैं तो ब्रांडेड सीड्स के रूप में सेल नहीं कर सकते हैं। फिर इसमें बेनिफिट शेयरिंग की बात की गई है कि इफ़ एनी ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल यूजेस फार्मर्स वैरायटी फॉर द प्रोडक्शन, मतलब फार्मर्स की जो वैरायटी वाला जो प्लांट है उसका प्रोडक्शन, डेवलपमेंट और ब्रीडिंग करते हैं, तो फार्मर्स को जो है उससे होने वाले प्रॉफिट को शेयर के रूप में जो है इसके साथ शेयर करेंगे। फार्मर्स को ये चीज़ रिसीव करना है। इसके अंतर्गत जो है प्लांट्स जो वैराइटीज़ वगैरह जो है उसको क्लासीफाई किया गया है 3 कैटेगरी में। पहला है एक्सटेंट वैरायटी। इसमें क्या है कि वैराइटीज़ नोटिफाई अंडर सेक्शन 5 ऑफ द सीड्स एक्ट 1966। तो सेक्शन 5 के अंतर्गत जो है सीड एक्ट 1966 के अंतर्गत जो नोटिफाइड वैराइटीज़ ऑफ प्लांट्स हैं उसको जो है एक्सटेंट वैरायटी किया गया है। एंड आल्सो वैराइटीज़ इन द पब्लिक डोमेन, और जो वैराइटीज़ पब्लिक डोमेन में है उसको कहते हैं एक्सटेंट वैरायटी। मतलब एक्सटेंट वैरायटी का डेफिनेशन एक तो सेक्शन 5 सीड्स एक्ट 1966 में है और साथ साथ जो है पब्लिक डोमेन में स्थित है। दूसरा है फार्मर्स वैरायटी और कम्युनिटी वैराइटीज़। ये क्या वो वैरायटी है जो ट्रेडिशनली जो है कल्टीवेट किए जा रहे थे और इवॉल्व बाय द फार्मर्स इन देयर फील्ड, मतलब जो है ट्रेडिशनली कल्टीवेट हो रहे थे और फार्मर्स के द्वारा जो है इसको अपने फील्ड पे ही जो है उसको इवॉल्व किया गया है, जिसके अंतर्गत जैसे वाइल्ड रिलेटिव्स है, लैंड रेसेस विच फार्मर्स पोसेस आल्सो फॉल इन दिस कैटेगरी। फिर तीसरा जो है एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटीज़। एसेंशियली डिराइव्ड वैरायटीज क्या है, तो दिस वैरायटीज़ आर प्रिडोमिनेंटली डिराइव फ्रॉम द इनिशियल वैरायटी। मतलब इनिशियली कोई वैरायटीज़ है उससे ये चीज़ों को जो डिराइव करके दूसरी वैरायटी अगर बनाया जाता है विथ जो कि ओरिजिनल जो कैरेक्टर है जो इनिशियल वैरायटी का उसको तो साथ साथ रखता ही है, साथ साथ जो है उससे कुछ डिस्टिंग्विश्ड हो जाता है फ्रॉम सच इनिशियल वैरायटी एटलीस्ट ऑन वन ट्रेट, और एटलीस्ट वन ट्रेट में वन कैरेक्टरिस्टिक जो है कुछ डिफरेंट होगा इनिशियल वैरायटी से, लेकिन जो है कैरेक्टरिस्टिक ड्राइव इनिशियल वैरायटी से ही करना है उसको, तो ऐसे सीड्स को एसेंशियल ड्राइव वैरायटी कहा जाएगा। तो 3 टाइप के जो है सीड्स प्लांट वैरायटी को क्लासीफाई किया गया है इस एक्ट के तहत। फिर जो है ये जो है प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज एंड फार्मर्स राइट अथॉरिटी जो है ये एक तरीके का स्टेचुटरी बॉडी है। स्टेचुटरी बॉडी का मतलब ये है कि कानून बना करके जो है एक्ट बना करके इसको गठित किया गया है पार्लियामेंट के थ्रू। फिर इसके अंतर्गत और क्या क्या है, नेशनल रजिस्टर ऑफ प्लांट वैरायटी। तो जो प्लांट वैरायटी का एक जो है नेशनल रजिस्टर होगा जहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर रजिस्ट्रेशन वगैरह होगा, तो उसमें क्या क्या चीज़ें होगा, कंटेंट नेम ऑफ द ऑल रजिस्टर्ड प्लांट वैरायटी अलॉन्ग विद द राइट्स ऑफ ब्रीडर्स एंड इन रिस्पेक्ट ऑफ द रजिस्टर्ड वैरायटी। तो जो रजिस्टर्ड वैरायटी होगा उसके साथ साथ जो है जो ब्रीडर है जो इसको डेवलप किया है उसका जो है राइट्स वगैरह जो है उसे मेंशन किया होगा। फिर दूसरा है नेशनल जीन बैंक। तो ये जो जीन बैंक है इसको इस्टेब्लिश किया गया था टू स्टोर
सीड्स मटेरियल, जो सीड्स मटेरियल है उसको स्टोर करना, इसमें कि पेरेंटल लाइन सबमिटेड बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द रजिस्टर्ड वैरायटी, जो मतलब जो सीड्स से रिलेटेड जो है डेटा वगैरह जो है इसमें स्टोर रहेगा, सीड्स स्टोर रहेगा। फिर तीसरा है इसमें नेशनल जीन फंड। तो जीन फंड का यूज किया जाएगा एनी अमाउंट टू बी पेड बाय द वे ऑफ बेनिफिट शेयरिंग। बेनिफिट शेयरिंग के तहत जो है कुछ जो फंड एलोकेट किया जाएगा, कंपनसेशन पेएबल टू फार्मर्स एंड सपोर्टिंग सस्टेनेबल यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। तो ये जो है जीन बैंक के थ्रू जो किया जाएगा। तो इस एक के तहत जिसका हम सिल्वर जुबली बना रहे हैं, प्लांट प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैराइटीज़ एंड फार्मर्स राइट एक्ट 2001, तो उसके अंतर्गत जो है एक तो सीड्स को किस किस तरीके से जो है क्लासिफाई किया गया है, लीगल फ्रेमवर्क क्या है, इंडिया ने WTO के अंतर्गत जो है किस तरीके से प्लांट वैराइटीज़ के प्रोटेक्शन के साथ साथ जो है फार्मर्स के राइट्स को भी प्रोटेक्ट किया है, और इस जो सीड्स जो है मार्केट है, सीड्स डेवलपमेंट है, उसको भी आगे इन्हेंस करने की बात इसमें की गई है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना वाइल्ड फायर से रिलेटेड। रिसेंटली क्या है कि इंडिया का एक रिजोल्यूशन है वो पास किया गया है, क्या है किस चीज़ में, स्ट्रेंथनिंग द ग्लोबल मैनेजमेंट ऑफ वाइल्ड फायर। ये जो है रिजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया है 7th सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल असेंबली। इस 7th सेशन मतलब इसको बोला जाएगा यूनाइटेड नेशन EA। ये हुआ था नैरोबी केन्या में। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल असेंबली को देखा जाए तो इसका हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में स्थित है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2012 में। किसके अंतर्गत यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसी के अंतर्गत जो है इन्वायरमेंटल असेंबली को जो है इस्टेब्लिश किया गया था। इसकी यूनिवर्सल मेंबरशिप है, अभी इसके 193 मेंबर स्टेट्स हैं। रोल और फंक्शन क्या है इसका, ये एक हाईएस्ट डिसीजन लेवल मेकिंग बॉडी है इन्वायरमेंट से रिलेटेड, और सेट करती है ये ग्लोबल इन्वायरमेंटल एजेंडा और पॉलिसी गाइडलाइंस इन्वायरमेंट से संबंधित। वाइल्ड फायर्स को देखा जाए वो क्या होता है, तो इसके डेफिनेशन के हिसाब से देखा जाए कोई भी फायर जो मतलब जंगलों में आग लगने वाली जो कोई चीज़ें हैं जो कि अनप्लान्ड हो, मतलब बिना प्लानिंग के स्वतः जो आग लग जाए, और वो भी अनकंट्रोल्ड वेजिटेशन फायर, मतलब जो फॉरेस्ट में वेजिटेशन अवेलेबल है उस पर अनप्लान्ड और अनकंट्रोल्ड फायर अगर होता है, और ये रिगार्डलेस ऑफ इग्निशन सोर्स, मतलब किस जो इग्निशन का जो सोर्स है वो हमको नहीं भी पता है, लेकिन अनकंट्रोल्ड और अनप्लान्ड वे में अगर फायर स्प्रेड होता है, और ख़ास करके जो है मे निगेटिवली इम्पैक्ट द इन्वायरमेंट, सोशल और इकोनॉमिक वैल्यूज़ एंड रिक्वायर सप्रेशन रिस्पांस और अदर अकॉर्डिंग टू द एजेंसी FAO। तो ये FAO के द्वारा जो है डिफाइन किया गया है कि अनप्लान्ड अनकंट्रोल वेजिटेशन फायर जो कि मतलब जो है जंगलों में लगता है, इग्निशन का सोर्स नहीं पता लेकिन निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है सोशली, इकोनॉमिकली, इन्वायरमेंटली वैल्यू जो है, और उसको जो है सप्रेस करना अटमोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऐसे चीज़ों को, ऐसे फायर्स को हम वाइल्ड फायर बोलते हैं। मेजर काज क्या है कि एंथ्रोपोजेनिक रीजन, मतलब मानव निर्मित जो कारण होते हैं वो 95% ऑफ द फॉरेस्ट फायर जो है वो कंप्राइज करते हैं, मतलब नेचुरली नहीं, मैन मेड जो है डिजास्टर अगर इसको बोला जाए वाइल्ड फायर को, तो वो इंड्यूस्ड बाई मैन मेड एंथ्रोपोजेनिक रीजन होता है उसका। उसके अलावा लाइटनिंग जो है स्ट्राइक होती है, चाहे ड्राई वेजिटेशन जो है वो एक्ट एज ए फ्यूल इसमें रहता है, ड्राई वेजिटेशन, और लाइटनिंग के चलते जो आग लगती है, जैसा कि कैलिफोर्निया 2021 में हुआ था। साथ साथ जो है पुअरली एक्सटिंग्विश्ड कंपायर ETC, इसके चलते जो है भी आगे लगती है, मतलब जो है उसको आग को एक्सटिंग्विश करने का भी जो है पुअर मैनेजमेंट होता है। इम्पैक्ट क्या है वाइल्ड फायर का, तो ये तरीके से ब्लैक जो कार्बन होता है उसका सबसे बड़ा सोर्स हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग के रूप में ये वाइल्ड फायर। लॉस ऑफ लाइवलीहुड्स होता है, इम्पैक्ट ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड प्लांट्स, एनिमल स्पीसीज, क्लाइमेट चेंज एंड पब्लिक हेल्थ, मतलब इस पर निगेटिवली इम्पैक्ट जो होता है। जो रिलीज ऑफ पॉल्यूटेंट्स लाइक ब्लैक कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये वाइल्ड फायर से जनरेट होते हैं। इंडिया में अगर वाइल्ड फायर को देखा जाए तो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का जो है रिपोर्ट ये बोलता है कि 54.4% ऑफ फॉरेस्ट आर एक्सपोज टू ओकेशनल फायर, मतलब ओकेशनल फायर के लिए जो है एक्सपोज है इंडिया का 54.4% फायर। फिर 7.49% टू मॉडरेटली फ्रिक्वेंट फायर, और उसके बाद 2.4% ऑफ हायर इंसिडेंट लेवल, वाइल 35.7% हैव नॉट इन एक्सपोज टू फायर इन रियल सीन्स, मतलब इंडिया का जो है लगभग 30% जो फायर है वाइल्ड फायर बोल रहा हूँ, जो फॉरेस्ट जो है वो जो है फॉरेस्ट वाइल्ड फायर के प्रोन नहीं है, मतलब वहाँ पर जो है वाइल्ड फायर जो है शायद न पकड़े, ऐसा जो है 35.7% जो है फॉरेस्ट एरिया इंडिया का है। सबसे ज़्यादा जो है प्रोन स्टेट जो है उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ जो है, जहां वाइल्ड फायर के इंसिडेंट्स जो है सबसे ज़्यादा आते हैं। 2023-24 का ये आंकड़ा ये बोलता है। तो ये हुआ वाइल्ड फायर से रिलेटेड हमारा डिस्कशन। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ला लीना और एल नीनो से रिलेटेड। 2025 जो है रिसेंटली जो है वार्मेस्ट ईयर जो है रिकॉर्ड किया गया है, ला लीना ईयर ऑन द रिकॉर्ड, मतलब ला लीना ईयर जो है ये एसोसिएटेड है, ये दोनों जो है जियोग्राफिकल और इन्वायरमेंटल फिनोमेना है, जिसमें ला लीना जो है एसोसिएटेड है कोल्डनेस से,
और एल नीनो जो है वो एसोसिएटेड है हॉटनेस से। जब ला नीना इवेंट जो आता है तो उस समय जो है इंडिया में मानसून जो है वो पॉजिटिवली जो है इम्पेक्टेड होता है, जबकि जो एल नीनो आता है उसमें जो है हमारा जो है मानसून निगेटिवली इम्पेक्टेड होता है। तो इसको जो है एनसो, दो चीज़ें हैं इसमें, एक तो ला नीना है और एनसो, ला नीना और एल नीनो और एनसो इसमें है। तो इसको अगर देखा जाए तो एल नीनो साउथर, एनसो का मतलब हुआ कि एल नीनो साउथर ऑसिलेशन, ये एक तरीके का रिकरिंग नेचुरल फिनोमेना है। रिकरिंग मतलब ये 2-3 साल 4 साल में जो है एक टाइम के बाद जो है रिपीट होते रहता है, इसलिए इसको बोलते हैं रिकरिंग नेचुरल फिनोमेना। और इसका रीजन क्या होता है कि फ्लक्चुएटिंग ओशियन टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक कपल्ड विद द एटमॉस्फेरिक चेंजेस। जो एल नीनो है वो सी सरफेस टेम्परेचर से एसोसिएटेड है, और साउथर्न ऑसिलेशन जिसको बोला जाता है वो एटमॉस्फेरिक से मतलब जो है वो रिलेटेड है। होता क्या है कि एल नीनो इवेंट्स में जो होता है वो सी सरफेस टेम्परेचर वगैरह जो होता है वो राइज होता है। एल नीनो एंड ला नीना आर द ओशियनिक कंपोनेंट वाइल साउथर्न ऑसिलेशन एटमॉस्फेरिक काउंटरपोर्ट होता है। ला नीना फेस देखा जाए तो कोल्ड फेस ऑफ एनसो व्हेन ट्रेड विंड्स स्ट्रेंथेन पुशिंग वार्म वाटर फर्दर वेस्ट टुवर्ड्स एशिया एंड अलाउंग द कोल्ड वाटर टू राइज इन द ईस्टर्न पैसिफिक। मतलब जो है ला नीना फेस में क्या होता है, जो कोल्ड वाटर है वो ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन, खास करके जो पेरू कोस्ट होता है साउथ अमेरिका का, वो क्या होता है कि ईस्टर्न, ये पैसिफिक ओशियन है मान लीजिए, ठीक है, और ये साउथ अमेरिका है। तो इस पैसिफिक ओशियन का जो ईस्टर्न पार्ट होता है वो साउथ अमेरिका से अटैच है, और जो वेस्टर्न पार्ट है वो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया से एसोसिएटेड है। तो ला नीना इवेंट में क्या होता है, ये जो कोल्ड वाटर है ये हमको जो है ईस्टर्न पैसिफिक मतलब पेरू कोस्ट पे हमको मिलता है, और ये इसके चलते जो है ला नीना इवेंट के चलते जो ट्रेड विंड्स जो है वो स्ट्रेंथन हो जाती है, और जो वार्म वाटर को जो है वेस्ट की तरफ जो है ढकेलती है। वेस्ट की तरफ मतलब जो है एशिया की तरफ ढकेलती है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ढकेलती है। इस पर जो है इम्पेक्ट होता है मानसून का। अगर देखा जाए इंडिया में तो जनरली जो है बेनिफिशियल होता है मानसून के लिए। नॉर्मल से और से ऊपर जो है नॉर्मल रेनफॉल होता है मानसून का, जो ये सपोर्ट करता है ला नीना, जिसके चलते एग्रीकल्चर को हमको सपोर्ट मिलता है। मानसून पे इम्पेक्ट हुआ है। विंटर पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है कि कोल्डर देन नॉर्मल विंटर, मतलब जो है नॉर्मल विंटर का जो टेम्परेचर होता है उससे भी ठंडा जो है ला नीना इवेंट के दौरान जो है हमको मिलता है। और फ्रिक्वेंटली कोल्ड वेव्स इन नॉर्थर्न इंडिया, और इसके चलते जो है नॉर्थ इंडिया में जो है फ्रिक्वेंटली कोल्ड वेव मिलता है। एक्सट्रीम इवेंट की बात की जाए तो इंक्रीज रिस्क ऑफ फ्लड्स, चूँकि मानसून से ज़्यादा सरप्लस बारिश होता है तो फ्लड्स और सीवियर साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ जो है बे ऑफ बंगाल में हमको दिखती है ला नीना इवेंट में। ला नीना इवेंट में क्या होता है, जो सी सरफेस टेम्परेचर है ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन खास करके पेरू कोस्ट पे हमको कोल्ड वाटर मिलता है, और जो वार्म वाटर वगैरह जो है ट्रेड विंड्स के थ्रू जो है हमारे पास कहाँ आता है, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया की कोस्ट पे, जिसके चलते हमारा जो मानसून है वो पॉजिटिवली इम्पेक्टेड होता है। सेम यही कंडीशन जो है रिवर्स हो जाता है एल नीनो फेस में। इसमें क्या होता है कि वार्म फेस ऑफ एनसो को हम बोलते हैं एल नीनो, इसमें जो है ट्रेड विंड्स जो है वो कमज़ोर हो जाता है, जिसके चलते जो है अलाउंग वार्म वाटर टू मूव टुवर्ड्स साउथ अमेरिका। तो जो वार्म वाटर हमारे इंडिया की तरफ जो आ रहा था, एशिया की तरफ आ रहा था, वो इंडिया की तरफ ना आकर के ट्रेड विंड के वीक हो जाने की वजह से क्या है कि वो साउथ अमेरिका की तरफ चला जाता है। अब साउथ अमेरिका चला जाता है तो हमारे जो इंडिया पे जो इम्पेक्ट पड़ता है मानसून वगैरह को लेकर के, तो साउथ वेस्ट मानसून जो है इंडिया का वो कमज़ोर पड़ जाता है। यहाँ पर जो है एवरेज बारिश से जो है कम बारिश होती है, बिलो रेनफॉल होता है यहाँ पे। एग्रीकल्चर, अब चूँकि हमारा जो है मोस्टली जो है क्रॉप चाहे एग्रीकल्चर जो है वो रेनफेड है, तो इसके चलते हमारा जो है समर क्रॉप्स जो होते हैं खास करके राइस, शुगरकेन, इसका जो है यील्ड जो है वो सप्रेस्ड हो जाता है, कम हो जाता है, और जो है ड्रॉट का सिचुएशन आ जाता है। हीट भी जो है हार्श समर जो है वो होता है, हीट स्ट्रेस का जो है मतलब जो है वो जो है इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, हीट स्ट्रेस बढ़ जाता है, और समर जो है वो बहुत ज़्यादा हार्श हो जाता है। दो इंपॉर्टेंट जो है टर्मिनोलॉजी इसमें दिया गया है, वाकर सेल और हेडली सेल। वाकर सेल और हेडली सर्कुलेशन जो है ये मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर है, जैसे सन के द्वारा जो अर्थ है उसको हीटअप किया जाता है, लेकिन यूनिफॉर्मली हीटअप नहीं किया जाता। इक्वेटर जो है उस पर डायरेक्ट सन का रेडिएशन आता है, वो ज़्यादा हीटअप होता है, और जैसे जैसे हम नॉर्थ और साउथ की तरफ बढ़ते हैं तो हीटिंग जो मतलब जो कैपेसिटी है सन का लैंड के प्रति वो कम होता जाता है। लेकिन ये जो विंड सिस्टम वगैरह जो है वो जो है इस हीट बजट को जो है वो मॉडिफाई करते हैं। तो इसी से संबंधित हमारा जो है वाकर सेल हुआ और हेडली सेल हुआ। वाकर सेल अगर देखा जाए तो ये जो है ईस्ट वेस्ट जो जोन होते हैं एटमॉस्फेरिक एयर सर्कुलेशन का, वो एक तरीके से लूप का फॉर्मेशन करते हैं। ईस्ट वेस्ट क्या है, जो अभी हमने डिस्कशन किया ला नीना और एल नीनो जो है वो एक तरीके से ईस्ट वेस्ट में जो है ट्रेड विंड का जो सर्कुलेशन होता है सीजन वाइज जो है वो चेंज होता है, उसको वो एक तरीके से कंप्लीट करता है। मैकेनिज्म क्या है कि वार्म एयर राइजेस ओवर द वेस्टर्न पैसिफिक। होता क्या है कि जो अर्थ का जो मूवमेंट है उसके वजह से जो ऑस्ट्रेलियन कोस्ट होता है, जिसको हम बोलते हैं कि वेस्टर्न पैसिफिक कोस्ट जो है वो जो है हमेशा वार्म होते रहता है। वार्म होने की वजह से जो है
वहाँ की हवा जो है ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बजाय एक लिमिट तक जो है वो जा कर के जो है ऊपर अपलिफ्ट होती है। वहाँ ठंडे होने के बाद जो है वो जो जहाँ पे इसको डिसेंड होना चाहिए वहाँ पे डिसेंड होकर के दूसरे हवा का सर्कुलेशन लेती है। तो एक तरीके से ये जो है वेस्टर्न और ईस्ट जो जोनल है उसमें जो है एक तरीके से लूप का कार्य करती है। सिंक और कहाँ पे सिंक करती है? ईस्टर्न पैसिफिक पे, और रिटर्न वेस्टवर्ड एज ए ट्रेड विंड। तो ये एक तरीके से कंप्लीटली जो है ट्रेड विंड का जो है लूप को वो कंप्लीट करता है वाकर सेल। इम्पैक्ट क्या होता है इसका? इन्फ्लुएंस ग्लोबल वेदर पैटर्न, ग्लोबल पैटर्न को इन्फ्लुएंस करता है, इंक्लूडिंग इंडिया का जो मानसून सिस्टम है, और विंटर में जो है हार्श विंटर जो है, कोल्ड विंटर जो होता है, और विंटर एनोमलीज वगैरह जो होता है उससे एसोसिएटेड है ये ट्रेड विंड का जो सर्कुलेशन है वाकर सेल के थ्रू। हेडली सेल क्या होता है? जैसे कि ये इक्वेटर है, इक्वेटर पे जो है सन का डायरेक्ट रेडिएशन होने की वजह से जो हीटअप होता है यहाँ की हवा जो है एयर जो है ऊपर चली जाती है। ऊपर जाने की वजह से जब ठंडी हो जाती है तो यहाँ से 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ की तरफ जो है स्प्लिट होती है। वहाँ पर जो है डिसेंट होती है। डिसेंट होने की वजह से फिर यहाँ पर जो है डिसेंट होने के बाद जो है फिर नीचे से हवा जो है फिर इधर से सर्कुलेट करती है, ये सर्कुलेट करती है। तो ये जो सर्कुलेशन कंप्लीट होता है नॉर्थ साउथ जो है उसको हम बोलते हैं हेडली सर्कुलेशन। मैकेनिज्म क्या है कि वार्म एयर जो है इक्वेटर पर राइज करती है, पोलवार्ड शिफ्ट होती है, 30 डिग्री लेटीट्यूड तक जाते जाते जो है अपर एटमॉस्फेयर में ठंडी हो जाती है, फिर वहाँ डिसेंड करती है, वहाँ से फिर इक्वेटर की तरफ वो आती है। इससे इसका इम्पैक्ट क्या होता है? ये रीडिस्ट्रीब्यूट करता है हीट को, ट्रेड विंड के शेप को, और डेजर्ट और ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को। इसके अब यहाँ पर इक्वेटर पे जो है अगर ये हवा जो है राइज करती है तो यहाँ पर जो है जब ऊपर राइज होती है तो कोल्ड हो जाने की वजह से इक्वेटर एरिया में बारिश होती है। लेकिन जब ये ट्रॉपिकल एरिया है जो खास करके 30 नॉर्थ और साउथ, जो नॉर्थ और साउथ जो ट्रॉपिकल एरिया है वहाँ पर क्या है एयर डिसेंड करती है। डिसेंड करने की वजह से क्या है जो भी हमारा जो हॉट डेजर्ट वगैरह स्थित है वो 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के लेटीट्यूड एरिया में हमारा स्थित है। इसका रीज़न भी यही है कि हमारा जो हेडली सर्कुलेशन जो होता है उसके चलते। तो ये हुआ लानिना और एल नीनो से रिलेटेड डिस्कशन, और उसका जो है ग्लोबल इन्वायरमेंट पे और इंडिया के जो है क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है डीकार्बोनाइजेशन ऑफ की सेक्टर। डीकार्बोनाइजेशन क्या होता है कि जो कार्बन एमिशन वगैरह किसी इंडस्ट्री किसी सेक्टर से हो रहा था तो उस कार्बन जो एमिशन हो रहा था उसको रिड्यूस करना है, एलिमिनेट करना है। तो इस चीज़ को हम बोलेंगे डीकार्बोनाइजेशन, मतलब जो कार्बन कंटेंट जो है उसको रिड्यूस करना है। नीति आयोग ने रिलीज किया है रिपोर्ट आउटलाइनिंग डीकार्बोनाइजेशन रोड मैप फॉर द सीमेंट, एल्यूमिनियम और एमएसएमई सेक्टर। कंटेक्स्ट हमारे डिस्कशन का ये है कि नीति आयोग ने रिलीज किया है एक मतलब जो है रोड मैप जिसके अंतर्गत जो है सीमेंट, एल्यूमिनियम और माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस जो सेक्टर है उसमें किस तरीके से जो है कार्बन को एलिमिनेट किया जाएगा चाहे रिड्यूस किया जाएगा। रिड्यूसिंग प्रोसेस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड के एमिशन को रिड्यूस करना है क्योंकि ये हाईली जो है ग्रीन हाउस गैस है। तो फ्रॉम एन इकोनॉमी और स्पेसिफिक सेक्टर की बात की जाए, टारगेट ये है इसमें कि सीमेंट सेक्टर में 6% तक जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो है थ्रू द एलिमिनेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड उसको रिड्यूस करना है 6% तक। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में 2.8% तक। सेक्टर स्पेसिफिक जो रोड मैप तैयार किया गया है उसको अगर देखा जाए तो एल्यूमिनियम सेक्टर जो है इंडस्ट्री से एसोसिएटेड जो है तो उसको जो है एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हम जानते हैं कि जो है एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर है, मतलब है जो है हाईली एनर्जी जो है डिपेंडेंट इंडस्ट्री है एल्यूमिनियम, क्योंकि यहाँ बॉक्साइड जो है रॉ मटेरियल एल्यूमिनियम का, उसके बाद बॉक्साइड का जो है रिफाइनिंग करके एल्यूमिना में कन्वर्ट करते हैं और एल्यूमिना से जो है फिर से रिफाइनिंग होता है तो एल्यूमिनियम बनता है। इसके लिए जो है हाईली जो है पावर रिक्वायर्ड होता है। तो इसको ये जो है रोड मैप में ये बोला गया है कि ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी राउंड द क्लॉक पावर एंड ग्रिड कनेक्शन। तो ये जो है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना, फिर एडॉप्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर जो है सिविल न्यूक्लियर जो पावर होता है उसको अडॉप्ट करना, और दूसरा जो है कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज, ये तरीके से कार्बन रिड्यूस करने की बात की गई है थ्रू द CCUS। एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो अगर हम फॉलो कर लें तो 10% तक जो है कार्बन एमिशन रिड्यूस हो जाएगा 2030 तक में। सीमेंट सेक्टर की बात की जाए तो सीमेंट सेक्टर में ये बोला गया है कि रिफ्यूज डेराइव्ड फ्यूल जो होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह होता है म्यूनसिपल वेस्ट वगैरह, तो उससे जो फ्यूल हम डेराइव करेंगे तो उसको यूज करना है। क्लिंकर को सब्स्टिट्यूट करना है और CCUS मतलब कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज जो है यहाँ पर भी लागू करना है। 2070 तक एक्सपेक्टेशन है कि इस चीज़ को फॉलो करेंगे तो 80 से 85% तक जो है कार्बन एमिशन जो है कंट्रोल हो जाएगा। फिर माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए बोला गया है कि इसको जो है नेशनल प्रोग्राम फॉर द ग्रीन ट्रांजिशन जो है वो लागू होगा MSME सेक्टर पे। फिर एनर्जी एफिशिएंसी वाली जो बात की गई है उसमें जो है रेट्रोफिटिंग एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट जो है किए जाएंगे। ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी जिसमें कि ग्रीन ओपन एक्सेस, PM सूर्य घर योजना, ये सब चीज़ें लागू की जाएंगी। फिर अल्टरनेटिव फ्यूल जैसे कि बायोमास, नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड बायोगैस, ये सब चीज़ों का यूज़ किया जाएगा। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि 75 से 87 मिलियन टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन जो है वो कंट्रोल किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ओजोन लेयर और ओजोन से रिलेटेड है क्या चीज़, कंटेक्स्ट हमारे न्यूज़ का।
कि जैसे ओजोन होल जो है, ओजोन जो गैस है O3 इसका फार्मूला है। ये जो है हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में, जैसे हमारा जो है एटमॉस्फेयर है उसको अलग अलग जो है लेवल में डिसाइड किया गया है। जैसे ग्राउंड के नीचे से अगर हम ऊपर जाते हैं तो पहले ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर है, और उसके ऊपर मेसोस्फेयर है, और उसके ऊपर हम जाएंगे तो अलग अलग जो है थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर वगैरह जो है पड़ता है। जो स्ट्रेटोस्फेयर है उस पे जो है हमारा ओजोन लेयर पाया जाता है। ये ओजोन लेयर क्या होता है कि जो सन से जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह जो आते हैं उसको जो है अर्थ पे आने से रोकता है। ये ओजोन लेयर के थ्रू ही जो है जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आते हैं तो यहीं से रिफ्लेक्ट कर जाते हैं। रिफ्लेक्ट तो नहीं करते हैं, अल्टीमेटली जो केमिकल रिएक्शन वगैरह हो करके जो है ये डिसिपेट हो जाते हैं। तो ये डिसिपेशन के लिए जो ओजोन लेयर का रिक्वायरमेंट होता है वो अंटार्कटिका में और आर्कटिक में कुछ मतलब जो है ग्रीन हाउस गैस एमिशन की वजह से और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस वगैरह जो होते हैं उनके जो है रिएक्शन की वजह से जो है ये ओजोन जो है O3 जो है वो रिएक्ट करके जो है ये मतलब जो है डिसिपेट हो जाता है। ये ओजोन जो है वो ख़त्म हो जाता है उसी, और जिसके चलते जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ जाता है। तो उसी जो जहाँ पे डिसिपेट होता है, जहाँ पे ओजोन लेयर ख़त्म हो जाता है, उसी को हम बोलते हैं ओजोन होल। जिस ओजोन लेयर में अगर जिस पर्टिकुलर ये ओजोन लेयर के एरिया में ओजोन जो है ख़त्म हो जाता है और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को जो है एक तरीके से फ्री हैंड मिल जाता है कि वो अर्थ पे आ जाए, तो उसको ओजोन होल बोलते हैं। तो ये हुआ ओजोन लेयर और ओजोन होल। कंटेक्स्ट ये है कि अंटार्कटिका जो उनका जो होल था वो जो है धीरे धीरे जो है वो क्लोज होता जा रहा है, नैरो होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। इसको बोला जाएगा ग्लोबल जोन रिकवरी। स्टडी प्रोग्रेस हो रहा है इसके बारे में। अंटार्कटिका ओजोन होल की बात की जाए तो ये एक तरीके का सीजनल और सीवियर थिनिंग, मतलब वहाँ पर स्ट्रेटोस्फेरिक जो ओजोन होता है वो पतला हो जाता है वह अंटार्कटिका। और खास करके सीजनल क्या है इसमें, अगस्त से लेकर के नवंबर के बीच में जो साउथ में हेमिस्फीयर में जो स्प्रिंग सीजन आता है उस सीजन में जो है पर्टिकुलरली जो है स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है वो पतला हो जाता है। लेकिन जो है ये पतला जो होता था उस पतला होने का जो रेट है वो जो है रिड्यूस हुआ है, मतलब जो है पतला अब कम हो रहा है, जिससे कि चलते हम ये बोल सकते हैं कि ओजोन जो है ओजोन होल जो है वो रिकवर हो रहा है। 2025 में जो पीक आया है उसमें 21 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर जो है एरिया जो है उसमें ओजोन होल हमको दिखा है, थिनिंग ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन। जबकि 2006 में जो रिकॉर्ड अगर दर्ज किया गया था 29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, तो उससे काफ़ी रिड्यूस हो गया है 20 सालों में। स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन को बोला जाता है गुड ओजोन। हालांकि देखिए ओजोन अगर ट्रोपोस्फेयर लेवल में बनता है, मतलब ग्राउंड के पास नीचे बनता है, तो वो हार्मफुल गैस है क्योंकि वो सबसे बड़ा स्मोग का कारक बनता है। फोटोकेमिकल स्मोक जिसको बोलते हैं उसका सबसे बड़ा कारक है। लेकिन यही स्ट्रेटोस्फेयर में अगर ओजोन बनता है तो उसको हम गुड ओजोन बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे अर्थ के लिए, हमारे ह्यूमन बींग के लिए सबसे यूजफुल होता है, क्योंकि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को वो रोकता है। 10 से 40 किलोमीटर के अर्थ के ऊपर सरफेस में ये पाया जाता है और अर्थ को यूवी रेडिएशन से रोकता है। ओजोन के जो है डिप्लेशन का कारण अंटार्कटिका में देखा जाए तो एमिशन ऑफ ओजोन डिप्लेटिंग सब्सटेंस, जिसमें कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हेलोन्स गैसेस, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन है और मिथाइल ब्रोमाइड जो है ये बेसिकली जो है इन्वॉल्व हैं। और इसके चलते जो है पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स जो क्रिएट होते हैं वो भी जो है हार्मफुल है ओजोन लेयर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेरिस एग्रीमेंट से रिलेटेड। कंटेस्ट क्या है कि यूएसए जो है ऑफिशियली जो है फिर से पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से जो है बाहर हो चुका है, सेकेंड टाइम। वो भी सेकेंड टाइम का मतलब जो है ट्रम्प का जो फर्स्ट कार्यकाल था उसमें उन्होंने बाहर हुआ था। अब देखिए क्या है कि जो पेरिस एग्रीमेंट जो है 2015 में जो है वो साइन हुआ था और फोर्स में आ गया था 2016 में। ये जो है पेरिस में यूनाइटेड नेशन ने जो है फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज जो है उसका COP21 हुआ था पेरिस में, उसमें जो है ये एग्रीमेंट साइन हुआ था। और उस एग्रीमेंट के तहत जो है क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो है ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं उसको जो है अलग अलग देश अपना जो है किस हद तक उसको रिड्यूस करेंगे उसको बोलते थे NDC, नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, जो है वो अपना जो है मतलब विलिंगनेस दिए थे कि हम इतना रिड्यूस करेंगे। इसका यूएसए पार्ट था, लेकिन जैसे ही ट्रंप प्रथम कार्यकाल में आए तो वो बाहर हो गए। उसके बाद जो बाइडेन आए वो जो है फिर से जो है इसको ज्वाइन कर लिए। अब दोबारा जो ट्रंप सत्ता में आने के बाद जो है फिर इससे जो है सेकेंड टाइम जो है बाहर हो गए। इस तरीके से जो है यूएसए जो है बाहर हो जाने की वजह से ये जो है हमेशा न्यूज में था। पेरिस एग्रीमेंट क्या बोलता है, ये रिकॉग्नाइज करता है कि क्लाइमेट चेंज जो है वो ग्लोबल इमरजेंसी है और इसको जो है इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए। मतलब जो है इसको रिक्वायर्ड है कि जो हमारा ग्लोबल क्लाइमेट चेंज से फाइट करना है उसके लिए इंटरनेशनल कोऑपरेशन चाहिए, क्योंकि ये एक तरीके से ग्लोबल इमरजेंसी है। पेरिस एग्रीमेंट के तहत जो कमिटमेंट किया गया था देशों के द्वारा वो लीगली बाइंडिंग है, इंटरनेशनल ट्रीटी है। पार्टी इसके 195 है, उसमें 194 देश और यूरोपियन यूनियन है, इंडिया इसका मेंबर है। कोर ऑब्जेक्टिव ये था कि में जो होल्ड ग्लोबल टेम्परेचर, जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल का जो टेम्परेचर था उससे जो है 2 डिग्री सेल्सियस कम करने का टारगेट है इस शताब्दी के ख़त्म होने तक।
परस्यू एफर्ट टू लिमिट वार्मिंग 1.5 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग एक्नॉलेजिंग रिड्यूसिंग क्लाइमेट रिस्क। और ये कोशिश है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस एटलीस्ट तो हम कर ही लें अंडर द पेरिस एग्रीमेंट, यूएनएफसीसी के तहत, COP 21 के तहत जो है ये साइन हुआ था। तो जीके के प्रीलिम्स के परस्पेक्टिव से देखा जाए तो एक तो यूएनएफसीसी का COP कहाँ पे हुआ था, पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन हुआ था, इन्फोर्स में आया था 2016 में, USA इससे निकल गया था। और ये क्या करता है, टारगेट इसका टेम्परेचर जो है 2 डिग्री सेल्सियस जो प्री इंडस्ट्रियल लेवल था उससे हमको कम रखना है, इवन अप टू लिमिट वार्मिंग जो है 1.5 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो ये है क्या चीज़, ये यूरोपियन यूनियन का जो है क्लाइमेट चेंज पॉलिसी है, क्लाइमेट से फाइट करने के लिए, और एक तरीके से इकोनॉमिक टूल है। क्या है कि यूरोपियन यूनियन ने जो है ना वर्ल्ड की फर्स्ट कार्बन टैक्स की पॉलिसी है उसको जो है इम्प्लीमेंट किया है जनवरी 1, 2026 से। ये क्या करता है, इम्पोज कार्बन रिलेटेड लेवी ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ कार्बन इंटेंसिव गुड्स। तो जो कार्बन इंटेंसिव गुड्स होंगे अगर यूरोप में जाते हैं तो उस पर जो है एक तरीके से कार्बन टैक्स लगाया जाएगा। जस्टिफिकेशन क्या है इस कार्बन टैक्स लगाने का, सपोज दैट जैसे स्टील प्लांट है, इंडिया में स्टील मान लीजिए 60 रुपये में बन रहा है, यूरोप में ये स्टील 100 रुपये का बन रहा है। ये जो डिफरेंस है 40 रुपये का, वो क्यों है? क्योंकि इंडिया में जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित जो लॉज वगैरह है, कानून है, टेक्नोलॉजी है, वो आउटडेटेड है। उसके चलते जो है इंडिया में स्टील बनाना जो है चीप पड़ता है। सिंपल जैसे कि मान लीजिए F ग्रेड का कोल से हम अगर स्टील बनाते हैं तो उससे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, लेकिन F ग्रेड का कोल जो है हमको सस्ता मिलता है, तो हमारे सस्ते कोल से जो स्टील बन जाता है, लेकिन पॉल्यूशन होता है। यूरोप में क्या है, क्लाइमेट चेंज का जो नॉर्म्स वगैरह है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, तो वहाँ पर जैसे भी हो आपका B ग्रेड का कोल चाहे A ग्रेड के कोल से जो है आपका स्टील बनना है। एग्जांपल में दे रहा हूँ ये सब चीज़ें। तो स्टील बनेगा तो जो A ग्रेड और B ग्रेड का कोल है वो उसका कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है, ज़्यादा हो जाने की वजह से जो है वहाँ पर जो स्टील बनेगा वो 100 रुपये में बनेगा। तो इस तरीके से जो इंडिया से स्टील जो 60 रुपये में बन रहा है वो हमेशा यूरोप में जाएगा तो सस्ता रहेगा। इससे यूरोप की इंडस्ट्री को नुकसान होता है, क्योंकि वो क्लाइमेट जो से फाइट करने के लिए जो स्ट्रिक्ट नॉर्म है उसको फॉलोअप करते हैं। फॉलोअप करने की वजह से क्या है, उनको जो है नुकसान होता है, कंपिटिटिवली जो है डिसएडवांटेज होता है। तो उस चीज़ को जो है मतलब फाइट करने के लिए यूरोपियन यूनियन ने ऐसे देश, ऐसे इंडस्ट्री जो कि जो है क्लाइमेट फ्रेंडली वर्क नहीं करते हैं, चाहे क्लाइमेट इंटेंसिव जो है पॉल्यूशन करते हैं, तो उन पर जो है एडिशनल जो है कार्बन टैक्स लगाया है। इसी को हम बोलते हैं कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इस पॉलिसी को जो है 2023 में इम्प्लीमेंट करने की बात की गई थी, लेकिन जो ट्रांजिशन फेस होता है वो 2-3 साल लेकर के 1 जनवरी 2026 से इसको फुल्ली इन्फोर्स कर दिया गया है। ऑब्जेक्टिव ये है कि जो कार्बन लीकेज होता है, मतलब हम जैसे यूरोप की बात है तो वो अगर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए जो स्टेप लेता है, लेकिन अगर इंपोर्ट कर रहा है कहीं ऐसे देश से जहाँ पे कार्बन लीकेज से लेकर के पॉल्यूशन से लेकर के स्ट्रिक्ट नॉर्म्स नहीं है, तो वो उसका एक्चुअल पर्पज सर्व नहीं होता है, डिफीट होता है। तो उस चीज़ को फाइट करने के लिए स्टॉपिंग फ्रॉम द शिफ्टिंग प्रोडक्शन टू कंट्री विथ वीकर क्लाइमेट रूल। फिर सेक्टोरल कवर इसमें क्या क्या किया गया है, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, आयरन एंड स्टील, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी को इसमें कवर किया गया है। ट्रेड इम्पैक्ट क्या होगा, अब जो है ये जो डिफरेंस था 40 रुपये का, उसके ऊपर ही जो है ये लेवी लगाया गया है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो इससे जो है इंडियन का जो एक्सपोर्ट है स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, ये जो है हायर कॉस्ट जो है मतलब जो है यूरोप में जाकर के होंगे, तो एक तरीके से कंपटीटिवली जो है डिसएडवांटेज है। जो एक्सपोर्टिंग नेशन है जिसके जो है वीक क्लाइमेट चेंज नॉर्म्स हैं, यूरोप में जाएंगे तो कंपटीटिवली जो है डिसएडवांटेज है यहाँ पे। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड से रिलेटेड। अभी क्या है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने नोटिफाई किया है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड रूल 2026। ये क्या है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड जो है फंड को जो है यूज किया जाएगा। इस फंड को अगर देखा जाए इसका लीगल बेसिस ये है कि इसको जो है सेक्शन 16 ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जो है कंस्टिट्यूट किया गया है, और ये फॉर्म करेगा पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 फंड होते हैं, पब्लिक अकाउंट फंड इसमें से एक है, कंटीजेंसी फंड है और कंसोलिडेशन फंड है। 3 फंड में पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया जो है इस फंड के अंतर्गत जो है इसको कंस्टिट्यूट किया गया है। ये इसमें पैसे कहाँ से आएंगे, तो जैसे मान लीजिए इन्वायरमेंट से के जो रूल्स वगैरह होते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन है, वाटर है, चाहे और भी जो है, तो उसके वायलेशन से जो लेवीज वगैरह लगाए जाते हैं, पेनल्टीज वगैरह लगाए जाते हैं, उस फाइन्स को जो एक्यूमुलेट किया जाता है उसको जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड में डाल दिया जाएगा, यानी पब्लिक अकाउंट में डाला जाएगा, और वो उसी से ये जो है मतलब इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड के रूप में जो है एलोकेट कर दिया जाएगा। और जो पैसा इसमें इकट्ठा होगा उसका 75% जो है डिस्पर्स कर दिया जाएगा स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, जहाँ से ये जनरेट हुआ है वापस रिमिट कर दिया जाएगा, जिस स्टेट और यूटी से जो है वो रिमिट हुआ है। जैसे सपोज दैट अगर यूपी से 100 रुपये जनरेट हुआ है एज ए पेनल्टी एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन संबंधित, तो 75 रुपीज़ जो है ये 100 रुपये जो लेवी करेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगा, 75 रुपीज़ जो है वो वापस कर दिया जाएगा यूपी को, और रिमेनिंग 25% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो रहेगा।
ठीक है। और यूटिलाइजेशन कहाँ किया जाएगा इसका, तो यूटिलाइजेशन इसका किया जाएगा मॉनिटरिंग नेटवर्क्स, रेमेडियन ऑफ द कंटेमिनेटेड साइट्स, R&D और क्लीन टेक्नोलॉजी में इसका जो है यूज किया जाएगा। ओवरसाइट इसको कौन करेगा, तो ओवरसाइट करने के लिए जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट है वो उसको देखेगा और ऑडिट करेगा इसका CAG। और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी की बात की जाए तो फाइनेंसेस द स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेगुलेटरी बॉडी बाई लाइक CPCB और SPCB, मतलब सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को जो है एक तरीके से फाइनेंस करेगा, स्ट्रेंथन करेगा, ये फंड के रूप में जो है कैपेसिटी बिल्डअप करेगा। नेक्स्ट टॉपिक है अपना कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड। ये कंसेप्ट पहले समझते हैं कि ये है क्या चीज़। जैसे मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, अब मैं अभी जो एक्चुअल क्राइटेरिया है कि कितनी नेटवर्थ वगैरह होना चाहिए उस पर नहीं जाते हैं। सपोज दैट एक इंडस्ट्री है, अब उस इंडस्ट्री बड़ी इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट है, तो इंडिया में वो एज ए लीगल एंटिटी जो है वर्क कर रही है, तो उसका जो है समाज के प्रति भी कुछ दायित्व है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई अगर आप इस समाज में रह करके कुछ पैसे अर्न कर रहे हो, प्रॉफिट कर रहे हो, अगर आप प्रॉफिट में हो तो आपका दायित्व बनता है कि कुछ अपने प्रॉफिट का जो है आप जो है सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसको पूरा करने के लिए जो है कुछ आप शेयर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दे दो, ताकि उससे जो है जनता के हित के लिए जो है कुछ प्रोजेक्ट्स वगैरह फाइनेंस हो पाए। तो ये एक जो कॉर्पोरेट हाउस होते हैं, बिजनेस वगैरह होते हैं, उसकी एक जो है जिम्मेदारी है, तय की गई है इंडिया की जो है कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत। उसी को हम बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसमें क्या चीज़ है कि अगर कोई कंपनी जिसकी नेट वर्थ जो है कंपनी की 500 करोड़ या उससे ऊपर है, टर्नओवर जो है उस कंपनी का 1000 या उससे ऊपर है, ये 2 क्राइटेरिया हुआ। तो और ये दोनों क्राइटेरिया के बाद अगर कंपनी नेट प्रॉफिटेबल है, 5 करोड़ या उससे ऊपर का प्रॉफिट हो रहा है, तो 3 कंडीशन हुआ। एक तो कंपनी का नेटवर्थ 500 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, कंपनी का टर्नओवर 1000 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, और लगातार वो अगर प्रॉफिटेबल है 5 करोड़ से ऊपर, तो ये 3 कंडीशन में अगर आती है तो वो कंपनी, वो बिजनेस हाउस, वो कॉर्पोरेट जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत आता है। तो उस कंपनी को क्या होगा कि अपने 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट है उसका 2% जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड में जो है देना पड़ेगा। और उस फंड का जो यूटिलाइजेशन होगा वो कहाँ पर होगा, इराडिकेशन ऑफ हंगर, पॉवर्टी, माल न्यूट्रिशन, प्रमोट जेंडर इक्वलिटी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी ETC, मतलब इन जगहों पे जो है फंडिंग के रूप में जो है इसका यूज किया जाएगा। और ये जो है अंडर द कंपनी एक्ट है, सेक्शन 135 कंपनी एक्ट 2013 के अंतर्गत जो है ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट दिया है कि CSR को मानना है। कंटेक्स्ट हमारा ये न्यूज़ था कि जो CSR है वो इनहेरेंटली जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से संबंधित है, मतलब जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको जो है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए यूज करना, ये जो है मतलब इनहेरेंटली ही है, मतलब ये यूज होना भी चाहिए। ऐसा जो है MK रंजीत सिंह वर्सेस अदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट में दिया गया था। की ऑब्जर्वेशन अगर देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्लस इन्वायरमेंट का जो है उसमें ये है कि जो है कॉर्पोरेट एक लीगल पर्सन है, लीगल एंटिटी है, एक ऑर्गन है सोसाइटी का जो कि बाउंड है, क्या है उसकी भी फंडामेंटल ड्यूटी है। जैसे हमारे संविधान में फंडामेंटल ड्यूटी जो है आर्टिकल 51A में दिया हुआ है, जी इन्वायरमेंट से संबंधित है, तो उसको जो है एक इंडिविजुअल व्यक्ति को मानना है। साथ साथ जो है इसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के हिसाब से क्या है कि कॉर्पोरेट भी एक लीगल पर्सन है, वो भी एक इंडिविजुअल एंटिटी है, तो उसको भी है हमारा जो है आर्टिकल 51G जो कि ये बोलता है कि नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक्स, रिवर्स एंड वाइल्ड लाइफ एंड टू हैव कंपेशन फॉर द लिविंग क्रिएचर, इसको जो है इम्प्रूव करना है, प्रोटेक्ट करना है। तो प्रोटेक्ट करना और इम्प्रूव करने के लिए जो है ये जो लीगल एंटिटी है कॉर्पोरेट हाउस है वो जो है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत उसको फंडिंग दे सकते हैं। तो ये हुआ है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हमारा डिस्कशन। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनाइटेड नेशन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। कंटेस्ट क्या है कि तमिलनाडु के IAS ऑफिसर जो है उनको जो है उनकी क्रिटिकल इन्वायरमेंटल चैलेंज से संबंधित जो है जिसमें प्लास्टिक और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन से संबंधित उनके स्टेप के लिए उनको यूनाइटेड नेशन का चैंपियन ऑफ अर्थ अवार्ड जो है उनके लीडरशिप के लिए उनको दिया गया। इस अवार्ड को देखा जाए तो ये यूनाइटेड नेशन का हाईएस्ट इन्वायरमेंटल अवार्ड है, 2005 से जो है एनुअली ये दिया जाता है। ये जो है अवार्ड किसको दिया जा सकता है, तो इंडिविजुअल को, ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कोई, मतलब जो है फॉर एड्रेसिंग द ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस ऑफ क्लाइमेट चेंज। ट्रिपल प्लेनेटरी क्राइसिस क्या है, पहला तो ये क्लाइमेट चेंज हो रहा है जो वो है, फिर नेचुरल और बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रहा है वो दूसरा चीज़ हो गया, और पॉल्यूशन जो फैल रहा है, वेस्ट वगैरह जो जनरेट हो रहा है वो तीसरा चीज़ होगा। ये ट्रिपल क्राइसिस जो चल रहा है, क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी का लॉस और पॉल्यूशन वगैरह को, तो इन चीज़ों को एड्रेस करने के लिए, इन चीज़ों को जो है, इन चीज़ों के अगेंस्ट में जो है फाइट करने के लिए लीडरशिप के रूप में जो है अगर कोई इंडिविजुअल व्यक्ति, कोई ऑर्गेनाइजेशन सामने आता है तो वो जो है यूनाइटेड नेशन इसको रिकॉग्नाइज करता है और उसे यूनाइटेड नेशन चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड से मतलब जो है पुरस्कृत करता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना प्रोजेक्ट सन कैचर। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट सन कैचर किसके द्वारा लॉन्च किया गया था,
तो ये है गूगल के सीईओ, गूगल के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है। गूगल सीईओ अनाउंसेस वर्क ऑन ए लॉन्ग टर्म रिसर्च इनिशिएटिव प्रोजेक्ट सन कैचर। मतलब जो है गूगल के सीईओ बोल रहे हैं कि हम जो है लॉन्ग टर्म से रिसर्च इनिशिएटिव चालू कर रहे हैं सन से रिलेटेड, उसको हम बोलेंगे सन कैचर। इस प्रोजेक्ट में गूगल का इनिशिएटिव ये है कि सोलर पावर्ड जो सैटेलाइट कंस्टलेशन होता है, मतलब जो है जैसे मान लीजिए हमारा सप्तऋषि है, तो सोलर कंस्टलेशन जो सैटेलाइट कंस्टलेशन होता है कि ग्रुप में जो सैटेलाइट्स होते हैं उनको पावर्ड दिया जाएगा सोलर के द्वारा। तो सोलर पावर सैटेलाइट कंस्टलेशन जो है वो बनाया जाएगा किसके द्वारा? गूगल के द्वारा, फॉर द कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लार्ज स्केल मशीन लर्निंग कंप्यूटेशन इन द स्पेस। तो कंप्यूटेशन इन द स्पेस मशीन लर्निंग इससे रिलेटेड जो है सोलर सैटेलाइट कंस्टलेशन डेवलप किया जाएगा बाय द पावर ऑफ सोलर एनर्जी का यूज करके। और सैटेलाइट जो है इक्विप्ड किससे होंगे? गूगल्स का टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट जो कि हाई स्पीड्स के लिए जो जाना जाता है, तो उससे संबंधित जो है ये इक्विप्ड होंगे। एडवांटेज ये होगा कि इसके चलते जो सोलर पावर्ड होने की वजह से जो है इन्वायरमेंट पे जो इम्पैक्ट होगा वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, जो अर्थ बेस्ड जो जैसे सैटेलाइट तो खैर ओपन स्पेस में रहता है, लेकिन उसका जो मतलब बेस होता है अर्थ वगैरह में, जो मतलब कंट्रोलिंग सेंटर होता है, तो उसके चलते इन्वायरमेंट में जो इम्पैक्ट होगा उसको रिड्यूस करना। फिर रिड्यूस द वल्नरेबिलिटी ऑफ द पावर आउटेज वगैरह जो होता है, क्योंकि पावर का डिमांड इतना ज़्यादा होता है कि पावर का क्राइसिस होता है, तो उसको रिड्यूस किया जाएगा। फिर डाटा सोवरेंटी की बात की जाएगी, जैसे स्पेस में जो सैटेलाइट वगैरह जो चलेंगे उससे जो डाटा जनरेट होगा आउटर स्पेस में, तो वो किसी नेशनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ओपन स्पेस ट्रीटी जो है 1967 के बाद जो है 67 के अंतर्गत जो है आउटर स्पेस जो है वो एक तरीके से ग्लोबल वर्ड है, ग्लोबल सभी के लिए है। तो इस चीज़ को भी प्रमोट ये किया जाएगा अंडर द सन कैचर प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है कि सोलार फेज 2। सोलार यहाँ पर क्या है कि सोलर इरिगेशन फॉर एग्रीकल्चर रेजिलियंस इन द साउथ एशिया फेज 2। ये इस सोलर का ये फुल फॉर्म हुआ। जैसे कि हमारे अंदर हमारे मतलब स्कीम में चलता है सोलर इरिगेशन से संबंधित सोलर पंप, कुसुम योजना है गवर्नमेंट की, उसी टाइप का ये जो है ये एक प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च किया गया है टू एक्सपांड क्लाइमेट रिजिलियंट सोलर इरिगेशन सिस्टम अक्रॉस द साउथ एशिया और ईस्ट अफ्रीका। तो साउथ एशिया और ईस्ट अफ्रीका में जो है सोलर रिजिलियंट इरिगेशन सिस्टम के लिए जो है सोलार फेज 2 लॉन्च किया गया है। इसके पहले सोलार फेज 1 चल रहा था जो कि 2019 से लेकर के 24 तक था। सोलार फेज 2 जो है वो नवंबर 2025 से लॉन्च किया गया है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए दो इंस्टीट्यूशन के कोलैबोरेशन पे ये चल रहा है। एक तो इंटरनेशनल वाटर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है और दूसरा स्विस एजेंसी फॉर द डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन। इसमें मल्टी मतलब जो है एक तो एशिया और अफ्रीका के जो है देश इसमें शामिल हैं। मल्टी कंट्री प्रोग्राम इसमें है, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, केन्या और यूथोपिया शामिल हैं। ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि ये इंश्योर करता है इक्विटेबल सस्टेनेबल एक्सेस टू सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर। जो है सोलर पावर्ड एग्रीकल्चर के लिए जो इरिगेशन वगैरह जो फैसिलिटीज़ है वो सोलर पावर्ड होना चाहिए फॉर द स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। उसके लिए जैसे कि एक है मतलब सोलर पंप्स वगैरह जो है प्रोवाइड करने का एक व्यवस्था है। ये सोलर फेज से रिलेटेड हमारा ये डिस्कशन हुआ।
नेक्स्ट टॉपिक है स्टार लेबलिंग से रिलेटेड। अभी क्या है, रिसेंटली गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो इंडस्ट्री है एसी और टीवी का जो है स्टार रेटिंग देती हैं। स्टार रेटिंग का मतलब 1 स्टार, 1 स्टार, चाहे 3 स्टार, चाहे 5 स्टार रेटिंग देती हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के एफिशिएंसी से होता है। अगर जो एफिशिएंसी दी गई है 5 स्टार की दी हुई, चाहे 3 स्टार की, अगर उसके अकॉर्डिंगली जो है पावर का कंजम्पशन नहीं होता है, उससे अगर डेविएट होता है तो उस पर पेनलाइजेशन जो है, पेनल्टी देने का जो है मतलब जो कितना पेनल्टी होगा उसको नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और इसको इम्पोज किया जाएगा मैन्युफैक्चरर के ऊपर। तो ये जो है स्टार लेवलिंग जो है उसी से रिलेटेड जो है मतलब जो है डिस्कशन हम कर रहे हैं, जिसमें जो भी एप्लियंस वगैरह होते हैं उसको रेटिंग दी जाती है। ये जो स्टैंडर्ड और लेबलिंग प्रोग्राम है वो मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंदर एक इंस्टीट्यूशन आता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ये जो है एक स्टेचुटरी बॉडी है जिसको जो है इस्टेब्लिश किया गया था एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के तहत। तो ये जो है स्टार लेवलिंग का जो भी तरीका है, चाहे स्टार लेवल कौन देता है, तो BEE देती है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। ऑब्जेक्टिव इसका ये होता है कि ये रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन ऑफ एप्लियंस, मतलब आप जैसे 3 स्टार से अगर 5 स्टार की जाते हैं तो जो एप्लियंस है उसकी एनर्जी कंजम्पशन जो है वो कम हो जाता है और एफिशिएंसी बढ़ जाती है, जिससे जो है और ये जो स्टार रेटिंग दिया जाता है इससे होता क्या है कि कंज्यूमर को जो है इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद मिलती है। जैसे कि 3 स्टार है और 5 स्टार है, तो कंज्यूमर को अगर लगता है कि हमको पावर जो है कंजम्पशन को कम करना है, बिजली बचाना है और हमारे पास कैपेबिलिटी है पे करने की, तो वो 5 स्टार के लिए डिसीजन लेता है। तो डिसीजन लेने में ये जो है 3 स्टार 5 स्टार रेटिंग जो सिस्टम है वो उसको हेल्प करता है। एट प्रेजेंट जो है 40 इक्विपमेंट से ज़्यादा जो है वो इसको स्टार रेटिंग के अंदर जो है किया गया है, जिसमें 2 कैटेगरी है। एक तो मैंडेटरी एप्लियंस है जिस पे कंपलसरी जो है स्टार रेटिंग देना जरूरी है, जिसके अंतर्गत रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर्स, एयर कंडीशनर, फैंस, टेलीविजन, वॉशिंग मशीन्स, चिल्लर्स, इलेक्ट्रिकल गीज़र, डिस्ट्रीब्यूटर ट्रांसफार्मर, फिर जो है ट्यूबुलर फ्लोरेसेंट लैंप, LED लैंप्स, इंडक्शन हॉब, सोलर इन्वर्टर, डोमेस्टिक लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस स्टोव, ये सबको जो है कंपलसरीली जो है स्टार रेटिंग जो है मतलब स्टार रेटिंग का जो है पैमाना होना चाहिए। वॉलेंट्री एप्लियंस है वो जो है जिसपे मतलब जो है कि मैंडेटरी नहीं है लेकिन वॉलेंट्रीली जो है कोई मैन्युफैक्चरर जो है इसको दे सकता है, जिसमें कि जनरल पर्पज इंडस्ट्रियल मोटर्स, कंप्यूटर्स और माइक्रोवेव ओवेंस, इस पर जो है वॉलेंट्रीली जो है जो मैन्युफैक्चरर है वो स्टार रेटिंग दे सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025, इसको निका बोलते हैं। कंटेस्ट किया कि चंडीगढ़ जो है वो रैंक फर्स्ट ऑब्टेन किया है एनर्जी कंजर्वेशन और एफिशिएंसी से रिलेटेड। तो अगर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो चंडीगढ़ जो है फर्स्ट नंबर 1 स्टेट है फॉर द एनर्जी कंजर्वेशन। नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025 को देखा जाए तो इसको जो है एनुअली ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा जो है रिलीज किया जाता है। ये BEE जो है एक स्टेचुटरी बॉडी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत आती है। इसको जो है कन्फर्म बेस्ड ऑन द स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स, मतलब एक इंडेक्स जो है वो जारी किया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के द्वारा, जिसको बोलते हैं स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स। ये जो है कंप्रहेंसिव नेशनल असेसमेंट फ्रेमवर्क है जिसको कि ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी विथ अलायंस एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी मतलब AEEE के द्वारा जो है अलायंस ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी AEEE और BEE ये दोनों मिल करके जो है इसको डेवलप किए हैं, और इसके इंडेक्स के रैंकिंग के आधार पर ही जो है अवार्ड दिया जाता है जो भी स्टेट चाहे यूनियन टेरिटरी है। ये जो है इवेल्युएट स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज एनर्जी एफिशिएंसी अक्रॉस बिल्डिंग, इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट और म्यूनसिपल सेक्टर। तो ये सेक्टरों में जो है एनर्जी एफिशिएंसी से रिलेटेड अगर वर्क है किसी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को, तो उसके रैंकिंग के आधार पर उन्हें अवार्ड दिया जाता है। चंडीगढ़ बिकम फर्स्ट स्टेट इन एनर्जी कंजर्वेशन अकॉर्डिंग टू नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2025। नेक्स्ट टॉपिक है बैटरी पैक्ड आधार नंबर BPAN। ये क्या है कि गवर्नमेंट ने एक ड्राफ्ट गाइडलाइन रिलीज किया है कि बैटरी पैक्ड आधार सिस्टम। ये है क्या चीज़ कि जैसे हमारी एक आइडेंटिटी होती है इनकम टैक्स को लेकर के पैन, फिर एक हमारी आइडेंटिटी है यूनिक आइडेंटिटी जिसको बोलेंगे वो आधार है, तो वैसे ही जो है एक बैटरी की आइडेंटिटी के लिए उसको एक यूनिक नंबर देने की बात की गई है इसमें। क्यों यूनिक नंबर देने की बात की गई है? क्योंकि देखिए बैटरी का यूज़फुल होने के साथ साथ जो है उसका एक लाइफ स्पान भी होता है। लाइफ स्पान के बाद जब वो अपना लाइफ ख़त्म कर लेता है तो उसके अंदर बहुत सारे जो है केमिकल्स और टॉक्सिक एलिमेंट्स वगैरह होते हैं जो इन्वायरमेंट में डिस्पोज नहीं किया जा सकता डायरेक्टली। तो होता क्या है कि जो कंपनी इसकी मैन्युफैक्चरर है उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि उसको जिससे एक्सटेंडेड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पॉल्यूशन ना फैले, तो वो उसको जो है रिसाइकल करें, डिस्पोज करें। तो जो बैटरी मार्केट में निकल के आ रही है उसको अगर टैग नंबर दे दिया जाएगा, एक यूनिक नंबर दे दिया जाएगा, तो उसको ट्रेस किया जा सकता है कि बैटरी कहाँ कहाँ जो जा रही है और किसके द्वारा मैन्युफैक्चर किया गया है, और उसमें मैनिपुलेशन नहीं होगा। फिर बाद में जब रिसाइकलिंग की बात आएगी तो ईजिली उसको रिसाइकल किया जा सकता है, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर उसको मैन्युफैक्चर किया है वो आराम से उसको जो है अपने अंडर में लेकर के जो है उसको रिसाइकल कर सकता है।
तो यही है बैटरी पैक आधार सिस्टम। ये क्या इंडिजीनियस डिजिटल आइडेंटिफिकेशन होगा, डाटा स्टोरेज सिस्टम होगा टू इंश्योर इंड टू इंड ट्रेसेबिलिटी ऑफ द बैटरीज थ्रू आउट दियर इंटायर लाइफ साइकिल। तो इंटायर लाइफ साइकिल जो होगा बैटरी का, उसको जो है ट्रेस किया जा सकता है। इसमें क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा फॉर ईच बैटरी पैक। जो बैटरी पैक होगा उस पर नंबर दिया जाएगा, कैप्चरिंग एंड स्टोरिंग वाइटल इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन ऑफ फाइनल डिस्पोजेबल। और इसमें किस बैटरियों को रखा गया है, तो ये जो है बैटरी पैक्ड आधार नंबर जो है BPN जिसको है, वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज और इंडस्ट्रियल बैटरी विथ कैपेसिटी मोर देन 2 किलोवाट आवर। तो 2 किलोवाट आवर से ऊपर की कैपेसिटी वाली जो बैटरी है उसको जो है बैटरी पैक्ड आधार नंबर के अंतर्गत जो है रखा गया है, ऐसा जो है गाइडलाइन में दिया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक है कुट्टानाद वेटलैंड एग्रीकल्चर सिस्टम। ये जो है एक यूनिक एग्रीकल्चर सिस्टम होता है केरला के कुट्टानाड डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, वेटलैंड वगैरह में। होता क्या है कि यहाँ पे जो राइस कल्टीवेशन होता है वो सी लेवल जो होता है, सी लेवल से नीचे के बेस लेवल पे भी जो है राइस कल्टीवेशन होता है यहाँ पे। कंटेक्स्ट यह है हमारे डिस्कशन का कि कुट्टानाड पैडी जो फील्ड है वहाँ पे सॉइल टेस्ट किया गया है, वहाँ पर एल्युमिनियम का जो ट्रेसेस है, परसेंटेज है, वो सेफ लिमिट से ऊपर पाया गया। एल्युमिनियम क्या करता है, ये बहुत इजीली जो है सॉल्युबल है और टॉक्सिक भी है। इसके चलते जो pH वैल्यू है सॉइल की वो 5 से कम हो जाती है, और एक्सेसिव लेवल अगर एल्युमिनियम का हो जाता है तो ये रूट को डैमेज करता है, और साथ साथ जो है एक तरीके से हिंड्रेंस क्रिएट करता है, डिसरप्शन क्रिएट करता है, जिसके चलते जो है जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल में, फास्फोरस जैसे हुआ, कैल्शियम हुआ, पोटेशियम हुआ, मैग्नीशियम हुआ, तो ये सॉइल के जो न्यूट्रिएंट्स हैं प्लांट्स वगैरह अपटेक कर लेते हैं, उनके अपटेक में जो है डिसरप्शन क्रिएट करता है, उनको अपटेक करने नहीं देता है, जिससे फिर प्लांट में जो है कि जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है। तो ये जो है मतलब इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है। और कुट्टानाद वेटलैंड एग्रीकल्चर सिस्टम को देखा जाए जो कि केरला में है, तो ये एक तरीके से मोज़ाक ऑफ फ्रेगमेंटेड एग्रीकल्चर सिस्टम है। इसको 3 स्ट्रक्चर में डिवाइड किया गया है। एग्रीकल्चर सिस्टम को 3 पार्ट में इसलिए डिवाइड किया गया है कि इसमें जो है क्रॉप के साथ साथ जो है प्लांटेशन वाले क्रॉप्स भी होते हैं, और साथ साथ जो है लाइवलीहुड के लिए जो है फिशिंग्स वगैरह, सेल वगैरह भी जो है इसमें जनरेट किए जाते हैं। तो पहला जो है इसमें वेटलैंड यूज्ड फॉर द पैडी एक्टिविटीज़ एंड फिश कैचिंग। तो ये जो है एक तो पैडी मतलब जो है कल्टीवेशन होता है, वो भी क्या बिलो द सी लेवल, और वही ये ओनली सिस्टम इन इंडिया है कि मतलब इंडिया में बाकी जगह पे जो है सी लेवल से ऊपर वाले सरफेस पे हम राइस फार्मिंग करते हैं, लेकिन ये कुट्टानाड वेटलैंड में जो है हम जो फार्मिंग है हमारा बिलो द सी लेवल होता है, जो कि क्रिएटेड बाय द ड्रेनिंग डेल्टा ऑफ स्वाम्स एंड ब्रेकिश वाटर। ठीक है, फिर गार्डन वगैरह इसमें जो है डेवलप किया जाता है फॉर द फूड क्रॉप्स प्लांटेशन। फिर वाटर यूज फॉर इनलैंड फिशिंग एंड सेल्स, इसके लिए जो है ये किया जाता है। और इसको जो है रिकॉग्नाइज किया गया है, जो वेटलैंड का एग्रीकल्चर सिस्टम है कुट्टानाड का, उसको तो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज सिस्टम GIAS बोलते हैं। ये FAO के द्वारा जाता है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यूनाइटेड नेशन की जो है स्पेशलाइज एजेंसी है, उसके अंतर्गत जो है इसको ग्लोबल इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर हेरिटेज जो है मतलब जो है के लिए मतलब जो अवार्ड सर्टिफिकेशन दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना सुनामी रेडी रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम। ये जो TRRP जो है ये यूनेस्को के IOC के द्वारा जो है लॉन्च किया जाता है। IOC का मतलब ये हुआ इंटर गवर्नमेंटल ओशिनोग्राफिकल कमीशन। तो ये इसके अंतर्गत जो है इंडिया की जो है 100 विलेजेस को जो है सुनामी रेडी जो है के लिए रखना है। किसके अंतर्गत एक प्रोग्राम है सुनामी रेडी रिकॉग्नाइजेशन प्रोग्राम, जो कि रन किया जाता है यूनेस्को के आधार पे। और इसको वेरिफिकेशन कौन करता है, जैसे मान लीजिए यूनेस्को को देना है सुनामी रेडी रिकॉग्नाइजेशन 100 विलेजेस को इंडिया को, तो ये 100 विलेजेस को कौन जो है पहले रेडी करेगा, कौन उसको सर्टिफाइड करने के लिए यूनेस्को के पास भेजेगा। तो इसके लिए नेशनल सुनामी रेडी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड है। ये बोर्ड जो है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ के अंतर्गत जो है कार्य करता है। वो जो विलेजेस वगैरह हैं कोस्टल एरिया में, इनकी प्रिपेयर्डनेस को, मॉक को देखता है, वाच करता है कि ये सुनामी के लिए रेडी है कि नहीं है। और उनको अगर इसको लगता है, इस बोर्ड को नेशनल सुनामी रेडी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड को लगता है कि हाँ ये जो है मतलब सुनामी के लिए रेडी हैं, तो ये रिकमेंडेशन यूनेस्को को देता है, और यूनेस्को जो है बाद में जो है इसको जो है सुनामी रेडी विलेज के रूप में जो है मान्यता दे देता है। अगर देखा जाए इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओशिनोग्राफी कमीशन, जो कि सुनामी यूनेस्को के अंतर्गत कार्य करता है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1916 में। सेक्रेटरीट इसका जो है पेरिस में है, फ्रांस में। एम इसका ये है कि टू प्रमोट इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन मरीन साइंस टू इम्प्रूव मैनेजमेंट ऑफ द ओशियन कोस्टल एंड मरीन रिसोर्सेज। तो कोस्ट, ओशियन और मरीन रिसोर्सेज को जो है इम्प्रूव करना इसका जो है बेसिक पर्पज है। मेंबर इसके 152 मेंबर हैं, इंडिया भी इसका मेंबर है। 2021 से लेकर के 2030 तक का जो डिकेड्स है उसको जो है ओशियन डिकेड्स के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है। इसको बोलते हैं कि यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑफ ओशियन साइंस फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इसे ओशियन डिकेड के रूप में मान्यता दिया गया है। ये जो प्रोग्राम रन किया जाता है यूनेस्को IOC सुनामी रेडी रिकॉग्निशन प्रोग्राम जो है, ये इंटरनेशनल वॉलेंटियर
कम्युनिटी बेस्ड का मतलब जो है, जो कम्युनिटी कोस्टल एरिया में रह रही है, जो सुनामी से जो है अफेक्टेड होने वाली है, उसके पार्टिसिपेशन से वॉलेंटरली जो है जो चीज़ें निकल कर आती हैं, और साथ साथ यूनेस्को के आईओसी से मिल करके जो है ये जो है बोल्सर रिस्क प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन अक्रॉस ग्लोबल कोस्टल जोन। तो मतलब ये एक तरीके से इसको प्रमोट करना है कि जो कोस्टल एरिया में जो डिजास्टर आने वाला है उसको प्रिवेंशन करें, मिटिगेट करें। तो उस कम्युनिटी बेस्ड पार्टिसिपेशन को जो है एक तरीके से जो है रिकॉग्नाइजेशन मिलता है इस इनिशिएटिव के द्वारा। सुनामी रेडी विलेज को सर्टिफाइड टू वंस, मतलब जो है सुनामी रेडी विलेज उसको सर्टिफिकेशन मिलता है, जो कि हाई अवेयरनेस अबाउट द सुनामी, हजार्डस प्रिपेयर्डनेस एंड मैपिंग, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ इवेक्यूएशन, 24 आवर वार्निंग सिस्टम एंड पार्टिसिपेशन ऑफ मॉक ड्रिल। तो मतलब ये सब चीज़ें जो है अगर करते हैं लोग, लोकल कम्युनिटीज़ वगैरह, तो उसको देख करके जो है सुनामी रेडी विलेज जो है वो मान्यता मिलती है। इंडिया में उड़ीसा में देखा जाए करेंटली जो है 24 कोस्टल विलेज जो है वो सुनामी रेडी विलेज के अंतर्गत आते हैं, जिनको TRPP जो है यूनेस्को के बेस के वेरिफिकेशन के आधार पे जो है मिला हुआ है। और ये नेशनल सुनामी रेडी रिकॉग्निशन बोर्ड जो है वो इसको जो है वेरिफिकेशन के थ्रू जो है यूनेस्को को रिकमेंड करता है। मेथोडोलॉजी क्या होता है ये सुनामी रेडी विलेज के लिए देखा जाए तो 12 जो है पैरामीटर्स होते हैं प्रिपेयर्डनेस के, जो की इंडिकेटर्स होते हैं, जिसको कंसिस्टेंटली जो इवोल्यूट किया जाता है। और एक बार जो है मान्यता मिल गई तो चौथे साल बाद उसका फिर से रिन्यूअल होता है, हर चौथे साल इसका रिन्यूअल होता है। इसको जो है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी अगर इंडिया में देखा जाए तो इसके लिए जो है सुनामी रेडी बोर्ड जो होता है वो स्थित है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत। और इसके मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंतर्गत एक चेयरमैनशिप ऑफ डायरेक्टर जिसको बोलते हैं वो है कि इंडियन नेशनल सेंटर फॉर द ओशन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज, वो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, ये सब मिल करके जो है इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना नेशनल प्रोजेक्ट फॉर द स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये जो है इसको जो है इनिशिएट किया गया है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा, विथ आउटले जो है इसके लिए जो है फंड एलोकेट किया गया है 507 करोड़ जो है रुपए। इस प्रोजेक्ट को देखा जाए नेशनल प्रोजेक्ट फॉर स्ट्रेंथनिंग कम्युनिटी बेस्ड DRR जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन देखा जाए तो इसका एम है कि इंटीग्रेट करना है जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से रिलेटेड जो है मैटर्स आते हैं वो लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन होती हैं, उनके द्वारा इसको इंटीग्रेट करना है थ्रू द बॉटम अप अप्रोच। मतलब जो है बॉटम अप अप्रोच का मतलब ये होगा कि ग्राउंड बेस्ड में जो लोग रहने वाले हैं उनको जो है इसमें इंक्लूड करके जो है ऐसा मैनेजमेंट, ऐसा प्लानिंग करना चाहिए जिससे कि डिजास्टर के जो रिस्क होता है उसको रिड्यूस किया जाए। सेंट्रल एजेंसी इसमें जो है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन है, इसकी एक बैकबोन है जो देखेगी डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, मिटिगेशन और रेजिलियंस एट द ग्रास रूट लेवल। जॉइंटली इंप्लीमेंट किया जाता है इसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के द्वारा और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंतर्गत आता है। तो दो मंत्रालय, और मंत्रालय की बात अगर स्पेसिफिकली ना की जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज और NDMA जो है इसको ज्वाइंटली इंप्लीमेंट करते हैं। कवर इसमें किया गया है कि एक स्टेट से 20 स्टेट्स जो है अक्रॉस द इंडिया जो है उसको कवर किया गया है, जिसमें 81 डिस्ट्रिक्ट जो है डिजास्टर से रिलेटेड जो प्रोन है उनको जो है इसमें इंक्लूड किया गया है। इम्प्लीमेंटेशन का तरीका इसमें यह है कि एक तो पहला जो है क्लस्टर बेस्ड मॉडल होगा। क्लस्टर बेस्ड का मतलब क्या है कि कुछ स्टेट्स को जो है मिला करके एक मॉडल के रूप में जो है डेवलप किया जाएगा, जिसमें डिजास्टर रिस्क रिडक्शन को जो है मतलब जो है सही तरीके से क्रियान्वयन किया जा सके। इसमें 20 ग्राम पंचायत जो है एक डिस्ट्रिक्ट से सिलेक्ट किया जाएगा। दूसरा है कि मॉडल ग्राम पंचायत के रूप में अगर जो है एक स्टेट में 20 ग्राम पंचायत को मॉडल ग्राम पंचायत डिजास्टर रिस्क रिडक्शन से संबंधित जो है अगर अचीव कर लेते हैं तो उनको मॉडल ग्राम पंचायत का जो है दर्जा दिया जाएगा। खास करके जो रिस्क वगैरह किस टाइप के हैं तो 6 स्पेसिफिक हजार्डस थीम जो है उसको अगर वो कंट्रोल करते हैं, मिटिगेट करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जिसमें फ्लड, अर्थक्वेक, ये सब चीज़ें शामिल हैं। नेक्स्ट टॉपिक है एटलस ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। ये जो है एक तरीके से न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसमें एटलस ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर जो है ये लॉन्च किया गया है, जिसको जो है 15 साल हो जा रहे हैं बाय द NIC। नेक्स्ट टॉपिक है एटलस ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। ये एक तरीके का न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसको जो है लॉन्च किया गया है जब 15 साल हो गए हैं हमारे NICRA के। इसका ये मतलब हुआ कि नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रेजिलियंस एग्रीकल्चर, जिसको 2011 में जो है लॉन्च किया गया था इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। ये मतलब जो है एक तरीके की एजेंसी थी जो डेमोस्ट्रेट करती है कि क्लाइमेट रेजिलियंस टेक्नोलॉजी इंडिया में किस तरीके से है और उसको क्या डेवलप करना है। तो इन इंस्टीट्यूशन के द्वारा जो है एक नया एटलस लॉन्च किया गया है जिसको हम बोलते हैं एटलस ऑफ क्लाइमेट एडेप्टेशन इन इंडियन एग्रीकल्चर। इस एटलस की बात की जाए तो इसको ICAR के मतलब जो है से लिंकअप जो एक एजेंसी है नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एक्सटेंशन सिस्टम, वो और साथ साथ जो है बार्लोंग इंस्टीट्यूशन ऑफ साउथ एशिया, ये दोनों मिल करके इस एटलस को लॉन्च किए हैं।
ये एटलस जो है सपोर्ट करेगा लोकेशन स्पेसिफिक डाटा ड्रिवन एडॉप्टेशन प्लानिंग ऑफ क्लाइमेट रेजिलेंस एग्रीकल्चर। मतलब जो क्लाइमेट रेजिलेंस एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होनी चाहिए वो होगी डाटा बेस्ड होगी, लोकेशन स्पेसिफिक होगी और किस तरीके से अडाप्ट करती है उससे रिलेटेड जो प्लानिंग होगी उसको ये सपोर्ट करने के लिए जो है एटलस को लॉन्च किया गया है। ये एटलस जो है हेल्प करेगा गवर्नमेंट को टू डिटरमाइन इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायरमेंट फॉर द क्लाइमेट रिस्क मिटिगेशन। मतलब जो है क्लाइमेट से जो होने वाले रिस्क है एग्रीकल्चर पे उसको मिटिगेट करने के लिए जो भी इन्वेस्टमेंट अगर करना होगा गवर्नमेंट को तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए जो है एक तरीके से नेसेसरी डाटास जो है उस एटलस के द्वारा जो है गवर्नमेंट को मिलेगा और सही मायने में जो है इन्वेस्टमेंट जो है वो फुलफिल हो सकता है। ऐसा जो है इस एटलस का की पर्पज़ है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना माधव गडगिल से रिलेटेड। ये जो है माधव गडगिल जो इकोलॉजिस्ट थे, इन्वायरमेंटलिस्ट थे, ये जो है इनका डेथ हो गया है 1942 से 2026 तक जो है इनका लाइफ स्पान था। 1942 में पुणे में इनका जन्म हुआ था और इनको जो है इंडिया का सबसे फॉरमोस्ट वॉइस ऑन इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए जाना जाता है। मतलब इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से रिलेटेड जो भी वॉइसेस इस बीच में जो क्रिएट किए गए हैं इनमें इनका जो है सबसे अहम नाम है, सबसे मेन नाम। की कंट्रीब्यूशन अगर इनका देखा जाए तो इन्होंने सेंटर फॉर द इकोलॉजी साइंस एक डिपार्टमेंट है उसकी शुरुआत की थी इंडियन इंस्टीट्यूशन ऑफ साइंस IISc बेंगलोर में 1982 में। इनके ही पहल से जो है नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो है 1986 में मान्यता मिली उसको। वेस्टर्न घाट एक्सपर्ट इकोलॉजी के पैनल जो है 2010 में उस समय की तत्कालीन सरकार ने जो गठित किया था इन्वायरमेंट से रिलेटेड और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी वगैरह होनी चाहिए वेस्टर्न घाट में उससे रिलेटेड जो इशू आ रहा था इससे संबंधित ये पैनल का जो गठन किया था। इस पैनल का चेयरमैन भी यही थे माधव गडगिल और उस समय उन्होंने रिकमेंड किया था कि इंटायर जो वेस्टर्न घाट है जो कि गुजरात से लेकर के केरल तक फैला हुआ है वो पूरे इंटायर वेस्टर्न घाट को इन्होंने ये बोला था कि इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया है और यहाँ पर जो है कॉमर्शियल माइनिंग वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये जो है प्राइम मिनिस्टर के साइंस और टेक्नोलॉजी एडवाइजरी काउंसिल के भी मेंबर रह चुके थे और चीफ आर्किटेक्ट थे इंडिया की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट जो 2003 में इस्टेब्लिश किया गया था उसके चीफ आर्किटेक्ट यही थे और इन्वॉल्व इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट है उसको भी जो है इम्प्लीमेंट करने में इनकी अहम भूमिका थी। इन्वायरमेंटलिस्ट होने के नाते जो है इनको बहुत सारे अवार्ड से भी मतलब रिकॉग्नाइज किया गया था जिसमें पद्मश्री, पद्म भूषण, टाइलर प्राइज फॉर द इन्वायरमेंटल अचीवमेंट, वोल्वो इन्वायरमेंटल प्राइजेस और एक जो है हमने इसके पहले आर्टिकल में डिस्कशन किया था कि चंडीगढ़ को जैसे यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स के अंतर्गत चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड जो मिला था ये भी जो है ये पा चुके थे चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड। नेक्स्ट टॉपिक है ICGS समुद्र प्रताप। ये ICGS समुद्र प्रताप इंडिया का जो है इंडिजीनियसली डिज़ाइन पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल है। इसको जो है फर्स्ट टू पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल जो है ये इसको बिल्ड किया गया है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा। इसका नाम है ICGS समुद्र प्रताप जो कि गोवा में कमीशन किया गया है पॉल्यूशन कंट्रोल वेसल के रूप में इसको जाना जाता है और इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशन थंडर 2025। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ऑपरेशन थंडर क्या है। तो ऑपरेशन थंडर जो है वाइल्ड एनिमल्स वगैरह होते हैं, लिविंग एनिमल्स वगैरह होते हैं, उनका जो इलीगल पोचिंग वगैरह होता है तो उनको सीज करने का प्रोग्राम जो है ऑपरेशन थंडर 2025 लॉन्च किया गया था। इसके अंतर्गत 30,000 लाइव एनिमल्स जो है जीवित एनिमल्स को जो है सीज किया गया था। ये ऑपरेशन चलाया जाता है कोऑर्डिनेशन ऑफ द इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये दो ऑर्गेनाइजेशन मिल करके आपस में कोऑर्डिनेट करके चलाते हैं। साथ में इनको सपोर्ट मिलता है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ द कम्बेटिंग वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्री क्राइम। तो ये दो इंस्टीट्यूशन के द्वारा ये चलता है और साथ में सपोर्ट इसको मिलता है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ कम्बेटिंग वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट्री क्राइम। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म थंडर क्या है। तो ऑपरेशन थंडर जो है लिव एनिमल्स को सीज करने का एक प्रोग्राम जो है इंटरपोल और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रन किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है तमिलनाडु से CBMRB सिस्टम। CBRB का मतलब यह हुआ कि कम्युनिटी बेस्ड मेजर्ड रिपोर्टिंग वेरिफिकेशन सिस्टम है जो कि जो है पब्लिक के लेड द्वारा क्लाइमेट इंटेलिजेंस मूवमेंट है। क्लाइमेट इंटेलिजेंस मूवमेंट जो खास करके जो ब्लू इकोनॉमी होती है ओशन से रिलेटेड जो भी इकोनॉमी हमारी डेवलप होने वाली है क्लाइमेट चेंज से इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो डाटा है वो कम्युनिटी बेस्ड जो है शेयर होगा, कलेक्ट होगा, वैलिडेट होगा। इसको जो एज ए पायलट प्रोजेक्ट 2023 में जो है लॉन्च किया गया था अंडर द UK पैक्ट प्रोग्राम। तमिलनाडु ने इसे अभी लॉन्च किया है। ये क्या करता है, ये लोकल कम्युनिटी को एम्पावर करता है टू कलेक्ट, वैलिडेट और रिपोर्ट क्लाइमेट एंड एनवायरमेंटल डाटा। तो उनसे जो है मतलब लोकल जो पब्लिक है जिसके तहत हम बॉटम अप अप्रोच भी इसको बोल सकते हैं, तो उनके द्वारा जो है इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है जो डेटास वगैरह जो है वो कलेक्ट करते हैं, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो है डाटा कलेक्ट करते हैं।
टारगेट का ये है इस प्रोजेक्ट का कि ब्लू जो कार्बन इकोनॉमी है, रिसोर्सेस है, जैसे कि मैंग्रोव्स और जो है कि मेजरिंग फैक्टर्स लाइक पीएच एंड कार्बन कंटेंट, इसको जो है टारगेट करना है। उसमें इंप्रूवमेंट लाने के लिए उसके रिसोर्सेस को प्रॉपर यूटिलाइजेशन से संबंधित जो है बॉटम अप अप्रोच होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए इसमें ये कंट्रीब्यूट करने के लिए इसका यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक है रेंजलैंड एंड पेस्टोरलिस्ट। अभी क्या है कि यूनाइटेड नेशन ने डिक्लेयर किया है 2026 जो साल है उसको इंटरनेशनल ईयर फॉर द रेंजलैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट। तो ये दो चीज़ें क्या चीज़ हैं, पहले ये समझते हैं कि रेंजलैंड क्या होता है। ये कवर करता है अराउंड हाफ ऑफ अर्थ लैंड सरफेस, जो लैंड के सरफेस का आधा हिस्सा जो कि ग्रासलैंड्स, सवाना और श्रबलैंड्स, डेजर्ट्स, वेटलैंड्स और माउंटेन के रूप में है, तो उसके आधे हिस्से को जो है रेंजलैंड के रूप में मान्यता दी गई है। एग्जाम्पल देखा जाए तो स्टेपिस ऑफ द सेंट्रल एशिया, अफ्रीका का सवाना, आल्प्स एंड पायरेन्स ऑफ द यूरोप, एंडीज इन साउथ अमेरिका, ग्रेट प्लेन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, इनको जो है रेंजलैंड कहा जाता है। सिग्निफिकेंस क्या है इनका कि ये प्रिजर्व करते हैं यूनिक फौना और फ्लोरा जो है जो स्थित हो वहाँ पे, स्थित होते हैं वहाँ पे, जैसे कि फौना जिसको हम बोलेंगे जो मतलब लोकल एनिमल्स वगैरह, फ्लोरा जो है इंडिजीनियस जो है प्लांटेशन वगैरह जो होते हैं उनको काउंट करते हैं, उनका यूनिक आइडेंटिटी वगैरह को जो है प्रिजर्व करता है। साथ साथ प्रोवाइड करता है एसेंशियल सर्विस जिसमें कि कार्बन स्टोरेज, कार्बन कैप्चर, वाटर रेगुलेशन, ये सब शामिल है। पेस्टोरलिस्ट किसको बोला जाता है, तो जो एनिमल को रियर करते हैं उनको हम पेस्टोरलिस्ट बोलते हैं, जिसमें कि जो एनिमल को रेज करते हैं, कंट्रीब्यूट टू द फूड सिक्योरिटी, होल्ड डाइवर्स कल्चर हेरिटेज। जो पेस्टोरलिस्ट होते हैं जो एनिमल को रियर करते हैं वो क्या करते हैं, कोई जो डाइवर्स कल्चरल हेरिटेज है उसको वो होल्ड करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं जनरेशन टू जनरेशन, एंड लोकल एंड इंडिजिनियस नॉलेज जो है उसको वो एक तरीके से प्रिजर्व करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना लिविंग रूट्स ब्रिजेस। ये लिविंग रूट ब्रिजेस जो होता है ये मेघालय में स्थित है। इंडिया ने अभी क्या किया है कि अपना एक नॉमिनेशन यूनेस्को को दिया है कि ये जो लिविंग रूट ब्रिज है उसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस मिलना चाहिए। उसके लिए अपना डोजियर दिया है, बायोडाटा दिया हुआ है। और इस बायोडाटा, इस टाइटल का नाम क्या है, जिंगहिंक जूनियर चाहे ल्यू चराई कल्चरल लैंडस्केप। इसको हम बोलते हैं लिविंग रूट ब्रिज। ये कैसे कार्य करता है, तो इसको जो है लोकली जो है जिंकियांग जिरी बोला जाता है। इसमें है कि इंडियन रबर ट्री जो होता है वो एक तरीके से बेस्ड ऑन रूरल कनेक्टिविटी एंड लाइवलीहुड सॉल्यूशन विथ डेंस सब ट्रॉपिकल मॉइस्ट ब्रॉडली फॉरेस्ट इकोरीजन ऑफ द मेघालय। होता क्या है कि जो खासी जो ट्राइबल कम्युनिटी है मेघालय की, वो क्या करते हैं कि ये जो लिविंग ट्रीज वगैरह होते हैं उनके जड़ को कैसे करते हैं, मैनुअली जो है उनके रूट्स वगैरह को जो है गाइड करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, आस पास में जोड़ देते हैं, इंटरवाइंड कर देते हैं, ठीक है। बाद में जो अरेका पाम का जो ट्रंक्स है, बम्बू है, स्टोन है, उसको इसके फोल्डिंग के लिए जो है यूज करते हैं। 10 से 15 साल लगता है इसको फुल्ली बिकम जो है वो फंक्शनल होने पर। जैसे मान लीजिए नदी है, नदी का एक किनारा ये है, एक किनारा ये है, और इसको जो है कनेक्ट करना, नदी ये बीच में फ्लो हो रही है, तो यहाँ पर जो है प्लांटेशन कर दिया जाता है और बाद में जो है इसको डायरेक्शन इस टाइप से दे दिया जाता है ये आपस में जुड़ जाए, और बाद में और इसके ऊपर जो है हल्का फुल्का इसके फोल्डिंग लगा करके ये ट्रांसफ़र हो जाता है। ये एक्चुअल में ऐसा स्ट्रक्चर है कि एक तो ब्रिज टाइप का दिखता है, लैडर स्टेप्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, साथ साथ जो है ये रिलायबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो जाता है वहाँ लोकल कम्युनिटी के लिए। प्लेटफॉर्म्स और टावर्स जो है इस टाइप से बनते हैं कि जो लैंड से सॉइल वगैरह का जो इरोजन होना चाहिए वो इरोजन भी नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो है ट्री की कटिंग वगैरह शामिल नहीं है, तो इरोजन भी नहीं होता है, लैंड स्लाइड्स भी जो है प्रिवेंट होता है। तो एक तरीके से नेचर बेस्ड सॉल्यूशन है कनेक्टिविटी के लिए, और साथ जो है इकोलॉजी को भी ये प्रमोट करता है। तो इंडिया ने एक नया डोजियर बनाया है जिसमें इसको वर्ल्ड हेरिटेज स्टेटस के लिए जो है एक एप्लीकेशन दिया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। नेचर बेस्ड सॉल्यूशन क्या होता है कि कोई भी हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी होती है, पॉलिटिकल इश्यूज होता है, उससे जो ट्रांजैक्शन वगैरह होना चाहिए, पॉलिटिकल ट्रांजैक्शन, इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, कमर्शियल ट्रांजैक्शन जो भी है, उसका नेचर बेस्ड सॉल्यूशन होना चाहिए। ऐसी हमारी कोई एक्टिविटी ना हो जो इन्वायरमेंटल को निगेटिव इम्पेक्टेड करे, पॉजिटिवली इम्पेक्ट होना चाहिए। लेकिन अभी हो क्या रहा है कि जो भी फाइनेंस वगैरह से रिलेटेड जो भी चीज़ें चल रही हैं, प्रोजेक्ट्स वगैरह चल रहे हैं, इंडस्ट्री का जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह जो वो ऐसे सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है जो इन्वायरमेंट को निगेटिव मतलब इम्पेक्टेड कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो स्टेट ऑफ फाइनेंस ऑफ नेचर 2026 का रिपोर्ट, स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2026 रिपोर्ट, जो कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम के द्वारा रिलीज किया गया है, इसने हाईलाइट किया है कि ग्लोबल फाइनेंशियल इम्बैलेंस इन स्पेंडिंग, मतलब जो है ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह होते हैं, गवर्नमेंट होती है, जो स्पेंड करते हैं वो हाईली जो है इम्बैलेंस है। इम्बैलेंस किस टाइप का है, तो जो स्क्यूड मतलब ज़्यादा डाइवर्ट है किधर, नेचुरल नेगेटिव फाइनेंसिंग इन कंपेरिजन टू द नेचुरल पॉजिटिव फाइनेंसिंग, मतलब जो नेचर को निगेटिवली जो है इम्पेक्टेड करे वैसे फाइनेंस जो है वो ज़्यादा हो जा रहे हैं ग्लोबल फाइनेंशियल ये सिस्टम को देखा जाए तो।
जो कि होना क्या चाहिए, नेचुरल पॉजिटिव फाइनेंस होना चाहिए। तो ये निगेटिव और पॉजिटिव फाइनेंस क्या है नेचर को लेकर के, तो नेचर पॉजिटिव फाइनेंस ये है एक तरीके का इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ है जो कि प्रमोट करता है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन से संबंधित। मतलब वैसा प्रोजेक्ट, मान लीजिए कोई सीमेंट प्लांट के लिए जो है फाइनेंस किया गया है, स्टील प्लांट के लिए फाइनेंस, चाहे पावर प्लांट के लिए फाइनेंस किया गया है, तो उसको सब्सिडी इस टाइप से मिलनी चाहिए कि जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स वगैरह हों। अगर इन्वायरमेंट को निगेटिवली इम्पेक्टेड करते हैं और उस पर ज़्यादा पैसा अगर खर्च कर रहा है आदमी, तो उसको बोला जाएगा इन्वायरमेंटली चाहे नेचुरली निगेटिव फाइनेंस मैकेनिज्म। जैसा कि निगेटिव फाइनेंस आर इन्वेस्टमेंट दैट पोटेंशियली डिग्रेड नेचुरल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे कि इन्वायरमेंटली हार्मफुल सब्सिडीज जो होते हैं ये जो है नेचर निगेटिवली फाइनेंस जो है सिस्टम में आते हैं। नेचर बेस्ड सोल्यूशन क्या होता है, नेचर बेस्ड एक लेवरेज नेचर एंड पावर ऑफ हेल्दी इकोसिस्टम टू एड्रेस सोसाइटल चैलेंजेस थ्रू द एक्शन टू प्रोटेक्ट सस्टेनेबली मैनेज एंड रिस्टोर नेचुरल एंड मॉडिफाइड इकोसिस्टम बेनिफिटिंग पीपल एंड नेचर एट द सेम टाइम। मतलब ऐसा प्रोजेक्ट जो कि नेचर को भी बेनिफिट करे और नेचर में रहने वाले जो एसोसिएटेड पर्सन है, पीपल है, उन दोनों को बेनिफिट करे, नेचर को मॉडिफाई करे, रिस्टोर करे, मैनेज करे, लेकिन क्या चीज़ें होना चाहिए, सस्टेनेबली होना चाहिए, प्रोटेक्टिव वे में होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए प्रोटेक्टिंग एंड रिस्टोरिंग कोरल रीफ, बिल्डिंग ग्रीनर सिटीज, ये सब चीज़ें है जो है नेचर बेस्ड सॉल्यूशन की बात करती है। तो ये तो ग्लोबल हुआ कि मतलब एनवीएस जो है ग्लोबल लेवल पे मतलब क्या क्या जो चीज़ें प्रोजेक्ट के रूप में चल रही हैं। तो एक तो है कि कन्विंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, GBF बोलते हैं इसको। इसका ये एम ये है कि प्रोटेक्ट 30% ऑफ द लैंड एंड सी बाई द 2030, मतलब 2030 तक जो है 30% लैंड और सी का जो बायो डिग्रेडेशन हो रहा था उसको हमको कंजर्व करना है, उसको सस्टेनेबली जो है मैनेज करना है, प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए जो है $50 बिलियन पर ईयर जो हार्मफुल सब्सिडी दी जा रही थी उसको रिड्यूस करना है। $50 बिलियन पर ईयर जो है रिडक्शन करना है, जो सब्सिडीज़ के रूप में जो दी जा रही थी, जो क्लाइमेट को, इन्वायरमेंट को, बायोडाइवर्सिटी को निगेटिवली जो है वो इम्पेक्टेड कर रहा था। फिर दूसरा है कि टास्क फोर्स ऑन नेचुरल रिलेटेड फाइनेंशियल डिस्कोर्स। ये क्या है कि एक तरीके का फ्रेमवर्क है फॉर द बिजनेस टू रिपोर्ट एंड एक्ट ऑन नेचुरल रिलेटेड रिस्क एंड इम्पेक्टेड। तो जो बिजनेस वगैरह है वो नेचर से रिलेटेड जो रिस्क और इम्पैक्ट होते हैं उसका एक रिपोर्ट तैयार करके जो है वो सबमिट करना है, पब्लिक डोमेन में रखना है। इंडिया की ओर से जो है नेचर बेस्ड सोल्यूशन के लिए क्या क्या इम्पैक्ट किया गया है, तो एक स्कीम चल रही है इंडिया की, मिष्ठी स्कीम, जिसको बोला जाता है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर द शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम। इसमें क्या है कि जो हमारा सी लैंड का जो कोस्टल एरिया है वहाँ पर मैंग्रोव प्लांटेशन की बात इसमें की गई है, साल्ट पैन और कोस्टल एरिया के अलोंग। फिर अमृत धरोहर जो है स्कीम है, ये प्रमोट और करता है कंजर्वेशन ऑफ द रामसार साइट्स, जो वेटलैंड्स वगैरह होते हैं उनकी कंजर्वेशन की बात ये करता है थ्रू द कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन मतलब पब्लिक के पार्टिसिपेशन से इन्वायरमेंट रामसार कन्वेंशन को के अंतर्गत जो आने वाले वेटलैंड्स वगैरह हैं उनको कंजर्व करने के लिए अमृत धरोहर स्कीम भी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जा रहा है। तो इस जैसे नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में हमने समझा क्या है कि एक तो मिष्ठी स्कीम क्या होती है, अमृत धरोहर क्या है, नेचर बेस्ड सॉल्यूशन में इंटरनेशनली जो है क्या क्या एफर्ट किए जा रहे हैं और किस तरीके से जो है ये सब जो प्रोजेक्ट नेगेटिवली और पॉजिटिवली इम्पेक्टेड होते हैं फाइनेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना डूम्सडे ग्लेशियर से रिलेटेड। अभी जो स्टडी वो ये शो कर रहा है कि जो डूम्सडे ग्लेशियर है, जिसको कि थ्वाइट ग्लेशियर भी बोला जाता है, उसके अंतर्गत जो है क्रैक जनरेट हो रहा है। क्रैक जनरेट होने से ये इंडिकेट कर रहा है कि पॉसिबिलिटी ये है कि ये अंटार्कटिका आइस शीट्स जो है, आइस शीट्स सेल्फ भी बोलते हैं इसको, वो कोलैप्स कर जाएगा। कोलैप्स करने का सबसे निगेटिवली इम्पैक्ट ये है कि इससे चलते जो वाटर क्रिएट होगा, वाटर जो लेवल है ग्लोबल सी का वो 65 सेंटीमीटर तक राइज हो जाएगा। विडंबना ये है कि इसके चलते जो कोस्टल एरिया वगैरह होता है सी के, वो जो है सबमर्ज हो जाएंगे। इसीलिए इसको डूम्सडे ग्लेशियर भी बोला जाता है, क्योंकि इन्वायरमेंट पे इतना निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कि कैटास्ट्रॉफिक कंडीशन भी आ जाएगा। ये जो है सिग्निफिकेंटली जो है पोटेंशियल है इसके पास कि एट द वर्ल्ड वाइड सी लेवल इज़ वन ऑफ द फास्टेस्ट चेंजिंग आइस ओशियन सिस्टम ऑन द प्लानट। एक तरीके से जो है ओशियन इकोसिस्टम का सबसे फास्टेस्ट चेंज होने वाला जो इकोसिस्टम है ये थर्ड ग्लेशियर, डूम्सडे ग्लेशियर जो है वो इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट है वाटर बैंक्रप्सी से रिलेटेड। वाटर बैंक्रप्सी एक ऐसा सिचुएशन है जिसमें कि परसिस्टेंटली जो है वाटर का क्राइसिस इस लेवल तक पहुंच जाता है कि व्यक्ति विशेष जो है, जो ह्यूमन बींग्स है, जो वाटर का यूज़ करते हैं, उनका कंजम्पशन इतना एक्सीड कर जा रहा है कि जो रिन्यूएबल जो होते हैं, इनफ्लो होते हैं, जो वाटर के जो रिप्लेनिशमेंट होता है वाटर का, वो उसको भरपाई नहीं कर पाएगा। एक्सीड इतना ज़्यादा हो जाएगा और भरपाई नहीं हो पाएगा तो कंडीशन ये आ जाएगा कि बैंक्रप्सी का मतलब वाटर विहीन हो जाएंगे और ये जो डैमेज होगा वो इरिवर्सिबल होगा। इस कंडीशन को बोला जाता है वाटर बैंक्रप्सी। इस रिपोर्ट को जो है सबमिट किया गया है यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर वाटर इन्वायरमेंट एंड हेल्थ
ये इसने इस चीज़ को हाईलाइट किया है कि प्लानट जो है वो इंटर कर गया है ग्लोबल वाटर बैंकरप्सी इरा में। इस रिपोर्ट में ये भी हाईलाइट किया गया है कि पार्ट्स ऑफ द नेचुरल वाटर कैपिटल, जो नेचुरल वाटर कैपिटल क्या क्या आते हैं, जैसे कि रिवर है, लेक्स है, एक्वीफर्स है, वेटलैंड्स हैं, सॉइल्स हैं और ग्लेशियर है, इनका डैमेज इतना ज़्यादा हो जाएगा, मतलब इनके वाटर का जो है लेवल चाहे कैपेसिटी इतनी कम हो जाएगी कि इनकी रिकवरी जो है वो अनरियलिस्टिक हो जाएगी, कभी जो है रिकवर हो ही नहीं पाएंगे। तो ये हुआ वाटर बैंक्रप्सी। इसी में एक टर्म्स है वाटर स्ट्रेस का कंडीशन। वाटर स्ट्रेस का कंडीशन भी ऐसा है कि वाटर का जो है डिमांड इतना ज़्यादा होता है कि सप्लाई उतनी नहीं हो पाती है। इस जो है इम्बैलेंस के चलते जो है वाटर का स्ट्रेस कंडीशन क्रिएट हो जाता है। लेकिन इसको रिवर्स किया जा सकता है, इमरजेंसी रिस्पांस हो, रिस्टोरेशन हो, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म इसमें आ जाए, अवेयरनेस आ जाए लोगों में, तो हो सकता है कि देर सवेर जो है इस डिस्ट्रप्शन को टेम्पररीली जो है इसमें जो है रिकवर किया जा सके और फिर जो है इसमें सुधार कर लिया जाए। लेकिन जो वाटर बैंक्रप्सी है उसमें जो चीज़ें होगी वो इरिवर्सिबल डैमेज होगा। तो दो चीज़ें आई, एक तो वाटर स्ट्रेस कंडीशन आया, इससे 2 कदम आगे जो है वाटर बैंक्रप्सी है। ये दोनों चीज़ें जो है वाटर से संबंधित जो है हमारे प्रीलिम्स और मेंस में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डेटा ड्रिवन भी और डेफिनेशन वाइज भी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना बायो बिटुमेन से रिलेटेड। बिटुमेन क्या होता है कि एक तरीके से जो है ब्लैक सब्सटेंस है जो कि प्रोड्यूस होता है क्रूड ऑयल का जो डिस्टिलेशन होता है। इसी क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन से हमें क्या मिलता है, पेट्रोल, डीजल, नेफ्थेलिन, ये सब मिलता है, उसी में निकलता है बिटुमेन। इसको जो है इसकी क्वालिटी होती है कि ये एडहेसिव प्रॉपर्टी होती है। तो कहीं भी ऐसा चीज़ जहाँ एडहेशन का हमको जरूरत पड़ता है, जहाँ मतलब जो है ग्लू टाइप का चिपकाने के लिए कोई चीज़ की जरूरत पड़ती है, इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो है इसका यूज किया जाता है बिटुमेन का। होता क्या है कि बिटुमेन का पेंट के रूप में भी यूज किया जाता है। तो इसको बनाने के लिए जो है हमको क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी ज़्यादा होती है। तो उसको जो है सब्स्टिट्यूट के लिए अगर देखा जाए तो इंडिया बिकम फर्स्ट कंट्री टू कॉमर्शियलाइज प्रोड्यूस बायो बिटुमेन इन रोड कंस्ट्रक्शन। बायो बिटुमेन का मतलब जो है कुछ बायोलॉजिकली ऐसी चीज़ें जो हैं जो ऑर्गेनिक वे में जो है ग्रोथ करती हैं, उसके साथ इसमें ऐड कर दिया जाए अगर बिटुमेन के साथ, तो बिटुमेन का जो कंजप्शन है, खपत है, डिपेंडेंसी है, वो हमारी कम हो जाएगी। तो इसीलिए जो है बायो एडिशन कुछ किया जाता है। बायो एडिशन में क्या होगा कि जो मैन्युफैक्चर्ड ऑर्गेनिक एलिमेंट्स जो है वो अल्टरनेटिवली इसमें ऐड किए जाएंगे, जैसे कि एग्रीकल्चर वेस्ट, लिग्निन, बायोचार, बायो ऑयल, ये सब चीज़ें ऐड कर देने से हमारा डिपेंडेंसी जो है कम हो जाता है। और अगर हम बायो वेस्ट वगैरह यूज करते हैं तो जो स्टेबल बर्निंग का हमारा जो एक इशू आता था विंटर सीजन में, वो भी जो है हमारा रिड्यूस हो जाएगा, हम उसको भी एड्रेस कर देंगे। क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी भी हमारी कम हो जाएगी और बायो इकोनॉमी जो है हमारी बूस्ट होगी। और यूज्ड एज एन एडिशनल टू बिटुमेन और टू रिड्यूस द क्वांटिटी ऑफ बिटुमेन इन द बाइंडर मिक्सर। तो एक्चुअली में इसमें क्या है कि बिटुमेन खत्म नहीं होगा, लेकिन बिटुमेन के साथ जब इसको ऐड करेंगे हम, तो बिटुमेन की कंजप्शन जो है वो खपत जो है वो कम हो जाएगी, डिपेंडेंसी जो है कम हो जाएगी। इसका यूज कहाँ पे किया जाएगा, तो पेविंग ऑफ द रोड को बनाने में, वाटर प्रूफिंग वगैरह में इसका यूज किया जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है बायो स्टिमुलेंट से रिलेटेड। बायो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, एक तरीके से ये ग्रीन सॉल्यूशन है फॉर द सस्टेनेबल इंडियन एग्रीकल्चर। तो सस्टेनेबल इंडियन एग्रीकल्चर को देखा जाए तो जो सॉइल वगैरह से न्यूट्रिएंट्स वगैरह अपटेक्स होते हैं प्लांट के द्वारा, तो जो प्लांट का जो न्यूट्रिएंट्स अपटेक है उसको और स्ट्रेंथन करना और स्टिमुलेट करने के लिए जो है ये ग्रीन सॉल्यूशन है बायो स्टिमुलेंट। ये ऐसा सब्सटेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जो स्टिमुलेट करता है कि नेचुरल प्लांट प्रोसेस। ये न्यूट्रिएंट से इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब इसके अंदर कोई न्यूट्रिएंट कंटेंट नहीं होता है। ऐसा नहीं कि हम बायो स्टिमुलेंट दे दिए किसी प्लांट में, इंजेक्ट किए तो उससे जो है उसका जो न्यूट्रिएंट्स वैल्यू वगैरह जो है वो बढ़ जाएगा, वो नहीं बढ़ेगा। लेकिन न्यूट्रिएंट जो एब्जॉर्बेशन होता है फ्रॉम दी, मतलब जो है रूट के थ्रू जो है सॉइल से एब्जॉर्व करता है न्यूट्रिएंट, वो न्यूट्रिएंट एब्जॉर्व करने की जो है क्वालिटी वो है वो इन्हेंस हो जाएगी। ये पहला जी इन्हेंस करेगा क्या, न्यूट्रिएंट अपटेक जो है वो इन्हेंस हो जाएगा। फिर स्ट्रेस टॉलरेंस को जो है वो बूस्ट करेगा, क्रॉप की क्वालिटी जो है इंप्रूव हो जाएगी और सपोर्ट रेजिलियंस और डायनेमिक क्लाइमेट स्ट्रेसर जो होता है प्लांट का, वो जो है उसको स्ट्रेंथन करेगा, इंप्रूव करेगा, सपोर्ट करेगा। बायो स्टिमुलेट को रेगुलेट करने के लिए जो है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 के अंतर्गत इसको कंट्रोल किया जाता है। एग्जाम्पल इसका ये है बायोपेट और पीएलए जो है इसके उदाहरण है बायो स्टिमुलेंट। नेक्स्ट टॉपिक है बायो बॉम्ब साइकिल से। बॉम्ब साइकिल जो है एक जियोग्राफिकल फेनोमेना है जो कि हिट किया है यूएस में। बॉम्ब साइकिल हिट नॉर्थर्न यूएस ट्रिगर सीवियर विंटर वेदर। तो अगर ये बॉम्ब साइकिल जो है जनरेट होता है तो ये इंडिकेट करता है कि विंटर जो सीजन है वो और ज़्यादा सीवियर हो जाएगा। ये यूएसए में स्ट्राइक किया। बॉम्ब साइक्लोन को देखा जाए अगर, तो ये जो है जब लो प्रेशर जो एयर मास है और हाई प्रेशर एयर मास जब कन्वर्ज होते हैं, एक दूसरे से टकराते हैं, तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बॉम्बोजेनेसिस। कब कंडीशन, क्या कंडीशन है कि मास ऑफ लो प्रेशर एयर मीट्स विद द हाई प्रेशर एयर, ये जब दोनों मिलते हैं तो उस कंडीशन में जो है बॉम्बोजेनेसिस जो है वो जनरेट होता है। इसके चलते जो है रैपिड प्रेशर ड्रॉप होता है इन लो प्रेशर मास बाई एटलीस्ट 24 मिलीबार इन द 24 आवर। तो इसके चलते जो है प्रेशर जो है वो ड्रॉप होता है
एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ड्रॉप होता है, 20 मिली बार जो है वो 20 मिली बार वाटर कॉलम में जो है वो ड्रॉप होता है विथिन 24 आवर्स। दिस इंक्रीज द प्रेशर ग्रेडियंट एंड मेक द विंड स्ट्रॉन्गर। अब चूँकि प्रेशर ड्रॉप, जैसे हम अगर पढ़ते हैं साइंस में कि प्रेशर ड्रॉप होने से जो है स्टॉर्म आता है, तो यहाँ पर जो है प्रेशर ग्रेडियंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ग्रेडियंट्स का मतलब जो है डिफरेंस, मतलब यहाँ पे अगर लो प्रेशर एरिया है, यहाँ पे हाई प्रेशर एरिया है, तो लो प्रेशर एरिया में एयर जो है राइज होगी और इसका स्पेस कौन लेगा, हाई प्रेशर एरिया। और अगर ज़्यादा प्रेशर सडनली ड्रॉप होता है तो जो हाई प्रेशर वाला एरिया वाला जो है एयर आता है तो वो स्टॉर्म लेके आता है, तूफान लेकर के आता है। तो उस कंडीशन में जो है सीवियर विंटर कंडीशन जो है क्रिएट हो जाता है। स्पीड हो सकती है 80 किलोमीटर पर आवर जो है विंड की स्पीड यहाँ पे हो सकती है। ऑक्यूरेंस अगर देखा जाए तो मोस्ट कॉमनली ओरिजिनेट होता है वेस्टर्न नॉर्थ अटलांटिक में, क्योंकि यहाँ पर जो है कोल्ड एयर नॉर्थ एरिया से, नॉर्थ अमेरिका से आकर के क्लैश होता है वार्म एयर जो कि अटलांटिक ओशियन में जनरेट होता है। नेक्स्ट टॉपिक है रिवर डेल्टा से रिलेटेड। रिवर डेल्टा क्या होता है, एक तरीके का डिपोजिशनल फीचर है। ये डिपोजिशनल फीचर होता है जहाँ पे रिवर जो है, जैसे अपना कोर्स, जैसे एग्जांपल के लिए देखा जाए हमारी गंगा नदी जो है वो हिमालय गंगोत्री ग्लेशियर से निकल करके जब आती है और जा करके कहाँ पे मर्ज करती है, वो बे ऑफ बंगाल में जो है वेस्ट बंगाल होते हुए बांग्लादेश में जाकर के बे ऑफ बंगाल में मर्ज करती है। तो यहाँ पर जो है नदी अपने पानी को जो है इम्पटी करती है, डिस्चार्ज करती है। लेकिन जो यहाँ से सेडिमेंट्स वगैरह लेके आती है हिमालयन क्षेत्र से और बाकी अपने प्लेन एरिया से, तो यहाँ पर आकर के वो डिपॉजिट करती है। तो ये जो सेडिमेंट्स वगैरह डिपॉजिट होते हैं, इसी से जो है डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। कंडीशन ये है कि जो नदी का जो फ्लो है, जो अपने इंड स्टेज में आती हैं, जब सी के पास जाकर मिलती हैं, तो वहाँ पर जो है इनका स्पीड एक तो स्लो हो जाना चाहिए, और सेडिमेंट्स जो है स्लो हो जाने की वजह से यहाँ डिपॉजिट होते होते जो है ये वाटर बॉडी जो है डेल्टा का निर्माण करती है। जब ये नदियाँ इम्पटी होती हैं, वो ओशियन में भी इम्पटी हो सकती हैं, लेक में, चाहे दूसरी नदियों में भी इंटर हो सकती हैं। सभी नदियाँ डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। डेल्टा का फॉर्मेशन वही नदियाँ करती हैं जिनका जो है फ्लो इंड में जो है स्लो और स्टडी हो और इनफ सिल्ट डिपॉजिट हो। इनफ सिल्ट, अगर सिल्ट डिपॉजिट नहीं होगा तो जो है डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं होगा। एग्जांपल के लिए जैसे नर्मदा नदी, वो जाके अरेबियन सी में मिलती है, लेकिन उसका फ्लो इतना ज़्यादा होता है और सिल्ट वगैरह कम होते हैं, तो इसके चलते वो जो है डेल्टा का फॉर्मेशन ना करके एस्चुरी का फॉर्मेशन करते हैं। तो सभी नदियाँ डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती हैं। कंटेक्स्ट क्या है हमारे डिस्कशन का कि गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, नील, मेकोंग, यांगजी है, अमेजन, इरावदी और मिसिसिपी, ये जो नदियां हैं पूरे वर्ल्ड का 57% जो है टोटल सबसाइडिंग डेल्टा, मतलब जो ये जो डेल्टा का फॉर्मेशन करती हैं नदियाँ, तो इनका डेल्टा जो है वो डूबता जा रहा है, मतलब जो है धंसता जा रहा है, सब्सिडाइज होता जा रहा है। ये वर्ल्ड वाइड में 57% जो है इन्हीं नदियों की जो डेल्टा है वो सब्सिडाइज हो रहा है। बाकी और भी है, लेकिन 57% कंट्रीब्यूशन है इन्हीं सबका है। ये जो डेल्टा एरिया है वो मतलब लैंड एरिया का 1% एरिया जो है कवर करते हैं ओनली। मतलब लैंड एरिया हमारा जैसे केवल 30% है, उस 30% का जो है 1% जो है ये डेल्टा एरिया होता है, कोस्टल एरिया में पाए जाते हैं। लेकिन 6% जो है ग्लोबल पॉपुलेशन जो है यहाँ पे बसती है, और जो है होस्ट 10 ऑफ द वर्ल्ड 34 मेगा सिटी। और इन जो है कोस्ट डेल्टा एरिया में जो है वर्ल्ड की 10 जो है वर्ल्ड की 34 मेगा सिटीज़ जो है 34 मेगा सिटीज़ जो है उसके 10 जो सिटियां हैं वो इस डेल्टा एरिया में जो है बसी हुई हैं। इंपॉर्टेंस अगर देखा जाए डेल्टा का, तो इकोसिस्टम सर्विस जिसमें कि वाटर फिल्ट्रेशन है, फिर वेटलैंड हैबिटेंट्स वगैरह जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसमें से लिलीज और हिबिस्कस टाइप के जो है प्लांट जो है ग्रो करते हैं। फ्लड मैनेजमेंट, स्टॉर्म प्रोटेक्शन, ये भी चीज़ें जो है डेल्टा के द्वारा होता है, क्योंकि डेल्टा जहाँ डिपॉजिट होगा वहाँ पे जो है फ्लोरा और फना भी जो है राइज करते हैं, इकोसिस्टम मैंग्रूव्स वगैरह भी जो है डेवलप होते हैं, उसके चलते फ्लड मैनेजमेंट भी होता है, और जो सुनामी हुआ, साइक्लोन वगैरह हुआ, उनसे भी प्रोटेक्शन मिलता है। इन डेल्टा के जो सिंक हो रहे हैं, सब्सिडाइज हो रहे हैं रिवर डेल्टा का, उसका की रीजन क्या है, तो एक्सेसिव अगर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन हो रहा है उस पर्टिकुलरली उस एरिया में, जैसे कोस्टल एरिया वगैरह में, तो ग्राउंड वाटर के एक्सट्रैक्शन से, फिर लैंड के सब्सिडेंस से, और जो है जो सिल्ट वगैरह जो आ रहा है रिवर के कोर्स में, जो सिल्ट डिपॉजिट वगैरह हो रहा था, अगर वो भी कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, तो भी जो है नदियों के जो है सिंक होने का चांसेस यहाँ पर बनता है, नदियों के डेल्टा का सिंक होने का चांस यहाँ पे। तो ये हुआ हमारा इन्वायरमेंटल से डिस्कशन। PT 365 दिसंबर और जनवरी का जो अपडेटेड मटेरियल विजन IAS के द्वारा रिलीज किया गया है, उसको हमने डिस्कशन किया। इसके पहले हमने पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशन और इकोनॉमिक भी डिस्कशन कर लिया है। आई होप ये दोस्तों ये सीरीज, ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और हेल्पफुल भी हो रहा होगा। अगर ये आपको किसी भी वे में भी अगर कंट्रीब्यूट करता है आपके प्रिपरेशन में, तो मेरे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कुछ लगता है आपको और भी मैं मतलब दूसरे डिफरेंट टाइप की कुछ और वीडियो आपके लिए बनाऊँ जो आपको प्रिपरेशन में हेल्पफुल हो, तो आप जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंड अटेंशन।